हो जाएगा सबका, ठीक है। तो चांदनी जी की फरमाइश पे हम एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज बेसिकली अगेन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बेटा? हमने बोला था कि लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, तो जो चीज आपको प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब जो आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन वो है एक्चुअली हीट, तो हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहाँ यूज करेंगे हम? जब आपका फेज चेंज होगा, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएंगे या सॉलिड से आप लिक्विड से आप गैसियस स्टेट में जाएंगे, जब भी ये फेज चेंज होगा, जैसे आप बर्फ से पानी बनेगा या पानी से भाप बनेगी, तो जब भी ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, जब भी ये चीजें चेंज होंगी, तभी सिर्फ हमने लेटेंट हीट का यूज करना, अदरवाइज हमने नहीं करना है, ठीक है ना। हेलो विकास, मनप्रीत, नमन। नमन, यू आर ए न्यू स्टूडेंट, पहली बार नाम सुना यार आपका। ये 1421 क्या है? अपना नाम तो लिख लिया करो भाई। हेलो गरिमा, राधा। बेटा सबको दिख रहा है, मेरी पिक्चर दिख रही है? यस, अभी शुरू हुई है, सोनिया अभी शुरू हुई है। नो फोटो? बेटा एक बार आप चेक कर लो अपना, ठीक है। एक बार दोबारा लॉग इन लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। सो व्हाट वी वर डूइंग वाज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो होता है, मैं तो बेटा यही हूँ राधा। मैं कहाँ चला गया? मैं तो यही हूँ। आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लो एक बार दोबारा से। आज संकेत नहीं दिख रहा, संकेत कहाँ है? शुभम कहाँ है? संकेत कहाँ है? बाकी सारे बच्चे कहाँ है? अरे एक बच्चा नाराज हो गया यार, कौन है ये? हरमन। हरमन कोई बात नहीं होती बेटा, अब इतने सारे मैसेज करोगे 70-80 लोग, तो मैं एक एक दो तो बंदा छूट ही जाएगा ना। ठीक है, हेलो हरमन, स्पेशली हरमन को हेलो बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अंकिता जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। संकेत गुड मॉर्निंग, ठीक है। मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो व्हाट वी वर डूइंग वर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो वो चीज होती है जो छुपी हुई होती है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बता दिया था। अब ये कहाँ चेंज होएगी, कहाँ लगेगी? जब बेटा अगर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब, ओके। हेलो प्रथम, ठीक है। यूट्यूब में चल रहा है सारा कुछ, लेक्चर चल रहा है वहां पे। हेलो विक्टर, हेलो प्रीति, ठीक है भाई। संकेत का नाम नहीं लेते, लोग बोलते हैं कि संकेत का बहुत नाम लेते हो आप। यस, गुड गुड गुड। चलो कोई बात नहीं है बेटा, आप भी आंसर किया करो संकेत की तरह, आपका भी नाम चमकेगा भाई, ठीक है। प्रीति, आप भी संकेत की तरह आंसर रेडी रखा, गुलशन की तरह आंसर रेडी रखा करो। यस, तो जब फेज चेंज होता है बेटा, हम लगाते हैं लेटेंट हीट। जब मैंने आपको कल एग्जांपल भी कराई थी एक, जब मैंने बोला था कि अगर हमें 1800 केजी का एक ब्लॉक ऑफ आइस है, उसको कन्वर्ट करना है पूरे का पूरा 135 डिग्री पे, ये वाला कंसेप्ट किया था हमने। जब एक ब्लॉक ऑफ आइस है, बहुत बड़ा एक ब्लॉक ऑफ आइस रखा हमने, ठीक है। आइस का बहुत बड़ा, अरे कुछ नहीं होता, वो भी बोल रहा होता है, मैंने कल देखा था उसको। संकेत आगे था इकोनॉमी में भी। तुम भी आगे आगे हुआ करो, तुम भी जवाब दिया करो भाई, जब सर पूछते हैं तब तो तुम चुप करके बैठ जाते हो, है ना। चलो, तो हमने बात की थी कि एक 1800 केजी का अगर ब्लॉक ऑफ आइस है हमारे पास, तो अगर वो कितने टेम्परेचर पे है, -20 डिग्री पे, तो अगर उसको 135 डिग्री पे कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, +135 में है, इतना गर्म करना चाहेंगे उस पानी को, तो उस ब्लॉक ऑफ आइस को, तो हमें पता है वो ब्लॉक ऑफ आइस सॉलिड है, पहले सॉलिड से चेंज होगा वो लिक्विड में, फिर लिक्विड से चेंज होगा वो गैसियस में, ठीक है। तो इन तीन जगह पे जहां पे वो चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ठीक है, वहां पे आपका लगेगा कौन सी हीट लगेगी? लेटेंट हीट, LH, ठीक है। चलो चलो बस करो बस करो, ये काम जो अभी समझने वाला वो अभी समझ नहीं रहे हो, फिर कल फिर पूछोगे सर ये क्या होता है। ये समझो बस, होगी वो काम खत्म हो गया, आगे चलो, ठीक है। तो एक -20 से पहले हम आएंगे
0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे हम मानते हैं कि इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों तरफ ट्रू है ना। आप मेल्ट कब करते हो वाटर को, आइस को? 0 डिग्री पे। आप ये भी बोलते हो कि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा जब जब वाटर जो है वो दो स्टेट्स में होता है, दो दो जगह पे होता है, मतलब दो जगह, दो चीजों में होता है, वो सॉलिड भी होता है, वो लिक्विड भी होता है, ठीक है जी। तो 0 डिग्री में वाटर इज इन बोथ द स्टेट्स, ठीक है जी। इट इज 0 डिग्री ऑफ क्या, 0 डिग्री ऑफ सॉलिड एंड 0 डिग्री ऑफ लिक्विड आल्सो। वाटर लिक्विड स्टेट में भी होता है 0 डिग्री में, ठीक है। तो इस जगह पे 0 डिग्री सॉलिड को 0 डिग्री लिक्विड में प्रॉपर 100% कन्वर्ट करने में हमें हीट एनर्जी जो देनी पड़ती है विदाउट रेज इन इट्स टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे व्हाट, कौन सी हीट एनर्जी, लेटेंट हीट एनर्जी, ठीक है जी। ओके, अब 0 डिग्री से आपको 100 डिग्री तक जाना है, यहाँ पे फेज तो चेंज नहीं हो रहा ना, लिक्विड टू लिक्विड रह रहा, तो 0 to 100 तो आप क्या यूज करोगे, स्पेसिफिक हीट। अब 100 डिग्री पे स्पेसिफिकली, 100 डिग्री पे भाप भी है और लिक्विड भी होता है। अगर पानी आप गर्म करना रखते हो, तो जब उबाला आने वाला होता है, बॉइलिंग पॉइंट आने वाला होता है, तो लिक्विड तो होता है ना भाई, वो होता है ना लिक्विड, तो गैस भी होती है, मतलब जो वेपर बन रही होती है उसके, स्टीम बन रही होती है, वो होती है, दोनों स्टेट में होता है 100 डिग्री पे। हम फिर वहां पे क्या लगाएंगे, लेटेंट हीट, ठीक है जी। लग गई अब समझ। एक हमने यहाँ पे लगाना, इसका फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ml, ठीक है जी। वी हैव डन दिस फॉर्मूला ऑलरेडी। ml LF इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कहाँ यूज करोगे, जब 0 डिग्री से आप आइस से सॉलिड की तरफ जाओगे। वेपराइजेशन कहाँ यूज करोगे, जब 100 डिग्री से लिक्विड से 100 डिग्री गैस में जाओगे, लिक्विड टू गैस जब जाओगे, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। डन चांदनी, ओके। चलो, नाउ वी शुड डू सम पॉइंट ऑफ, यस सब्लिमेशन में आता है ना, सब्लिमेशन, यस 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 संकेत सर, ड्राई आइस भी आता है, यस वो सब्लिमेशन में आता है बेटा। CO2 जब आपको सीधे का सीधा वेपर से आप ठंडा कर लेते हो, तो दैट बिकम्स 0 डिग्री, नॉट 200 डिग्री बेटा, 100 डिग्री, यस 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। क्योंकि यहीं पे हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक, हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो 3 स्टेट ही होते हैं। हम आइदर द, कोई भी चीज होती है जो हमारे पास चीज है, आइदर द थिंग इज इन सॉलिड फॉर्म, और अगर मैंने कप में चाय रखी है तो लिक्विड फॉर्म, या अगर वो भाप बन के उठ रही है तो गैस फॉर्म। 3 फॉर्म ही अभी तक पढ़े हैं, तो हम 3 तक ही करेंगे, ठीक है। यस यस, गैस टू सॉलिड, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन बेटा, हीटेड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है जी। डन आगे। Now we move on to some other points that I need to, yes solid to, नहीं gas to solid बेटा, ठीक है। तो latent heat हमने कर लिया था, we will need to discuss something more, let me check, okay। फ्यूजन का एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर आपको समझ लग जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठीक है। उसको अभी समझ के देखते हैं, रुक जा भाई, रुक जा सकते, रुक जा। तो हमने क्या करना है, एक थर्मोमीटर लेना है और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, या कोई भी ग्लास की ट्यूब लेनी है, उसमें पानी भरना थोड़ा, उसमें एक थर्मोमीटर रखना है, ठीक है जी। एंड वी नीड टू, इसको एक बर्फ वाला जो बीकर बड़ा है जिसमें क्यूब्स पड़े होते हैं बर्फ के, वहां पे रख देना है, ठीक है। क्योंकि हमने ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाली टैब से लिया था, तो मान लो इसका टेम्परेचर पानी का था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री। तो जब हमने 0 डिग्री आइस में रखा है इसको, अब मेरे को बताओ, ठीक है, क्या देखना है आपने कि इसका जो टेम्परेचर है वो कैसे नीचे जाता है, ठीक है जी। अब देखो, जब तो ये 25 डिग्री था, जब पॉइंट ए में है उसका टेम्परेचर अब 25 डिग्री, ठीक है। इस तरफ को मैंने टेम्परेचर को लिखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाला है बीच वाला।
और इसके बाद नीचे माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज ऊपर को हो रहा है, नीचे को डिक्रीज हो रहा है। इतना समय लग गया। दूसरी तरफ मैंने टाइम देखा, 5 मिनट में क्या चेंज आया, 10 मिनट में क्या चेंज आया, 15, 20, 25, 30 ऐसा करके। ठीक है जी, ओके। ध्यान से इस, यस, अरे भाई जो दूसरे वाले हैं लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ है सब कुछ, वो प्लीज इसको और आगे कंफ्यूज मत करे लोगों को, क्या मॉथ बॉल्स होती है उनको यही नहीं समझ लग रहा है ना, तो आप ये मत बोलो कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज शॉक ट्रीटमेंट, व्हाट इज मॉथ बॉल। अब करेंगे बेटा, अभी इसको जितना आपको जरूरत है उतना ही करवाऊंगा मैं, ये नहीं पूछेंगे क्या शॉक ट्रीटमेंट होता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, नहीं पूछता भाई सीएपीएफ में कोई नहीं पूछता। देख लो क्वेश्चन कितने आए हैं, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट पूछने हैं जो 10वीं का बंदा भी आंसर कर सके और 12वीं का बंदा भी आंसर कर सके, ठीक है, ओके। तो जिनको बहुत ज्यादा आता है भाई, उनको तो मैंने बोला ही नहीं क्लास लगाने के लिए, आप कुछ बड़े लोग हो तो अपनी जो सहनशीलता है और जो अपनी आपकी नॉलेज है, हर चीज को नहीं बांटना होता बेटा, ठीक है। जहां पे पूछा जाए वहां पे आंसर दो, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। सो तो हमने देखा कि ए जगह पे क्या है कि टेम्परेचर था 25 डिग्री। अब 25 डिग्री से धीरे धीरे जैसे ये इधर को जा रहा है, तो मतलब टाइम टाइम का कंपोनेंट बढ़ रहा है। ये देखो, ये था 5 मिनट में टेम्परेचर, ये था 10 मिनट में टेम्परेचर, ये था 20 मिनट में टेम्परेचर, ऐसे करके, ठीक है। अब जब मैं जीरो की बात कर रहा हूं, ठीक है, जीरो पक आता है, जीरो तक आते आते टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज हो रहा है। नीचे को मैंने बोला था टेम्परेचर इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग दिस साइड, ठीक है ना। हेलो गुड मॉर्निंग राजविंदर कौर, ठीक है। तो जब यहाँ पे 0 डिग्री पे पहुंच गया, देखो अब 0 डिग्री में क्या हो रहा है, 0 डिग्री में आपके दो चीजें हो रही है। 0 डिग्री क्या हो रहा है भाई, 0 डिग्री में क्या हो रहा है आपके, 0 डिग्री में यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या हो रहा है आपके, यहाँ पे टेम्परेचर आपका हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब ये पता नहीं यार ये क्या हो ही जा रहा है इसको, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अंडू का बटन पता नहीं किसी ने ज्यादा ही यूज कर लिया है, तो वो मिट ही जा रहा है, रुक जाएगा। यस, ये तो कॉपी मिट गया अपने आप ही। ये पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो 0 डिग्री वाला बटन बी वाला पॉइंट है, पता नहीं अपने आप मिट रहा है, यहाँ पे क्या चक्कर है। चलो देखते हैं। ये जो बी वाला एरिया है यहाँ पे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बी वाला जो एरिया है वहां पे आपका 0 टेम्परेचर हो चुका है, और सी वाले में भी 0 ही टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर तो 0 डिग्री रहा ना यहाँ पे बी और सी में, बी और सी में टेम्परेचर 0 डिग्री रहा है। बट क्या चेंज आ रहा है बेटा, एक ही चेंज आ रहा है यहाँ पे। क्या चेंज आ रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बट हीट यहाँ पे जो है वो यूज हो रही है, कौन सी, लेटेंट हीट। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या चीज हो रही है यूज, लेटेंट हीट, ठीक है जी। तो बी से सी टेम्परेचर, तो बी से सी आने में देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि 0 डिग्री का 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है। फिर सी से अगर मैं डी की तरफ जा रहा हूं तो अगेन क्या यूज हो रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर यूज हो रहा है, ठीक है जी। ये समय लग रहा है, यहाँ पे लेटेंट हीट यूज होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यूज होगा, दोनों तरफ। डन, आगे चलें, वी गॉट दिस पॉइंट, ओके 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 गुड। आगे हम बात करते हैं कार के इंजन के कूलेंट की। देखा कुछ हो रहा है यहाँ पे, अपने आप बंद हो रहा है। लेट मी ज्वाइन अगेन, 1 मिनट रुको।
ही है कोलैबोरेट। एनीवेज चलो आगे चलते हैं हम। वॉइस में भी आ रहा, कोई इशू आ रहा बेटा? ओके है? क्यों कर रहे हो, कौन कर रहा है? ओके ओके ठीक है। कल हमने कार इंजन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई एक कार इंजन की क्या, कूलेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। ये हमने पढ़ना था ना, कल कल पढ़ा भी था इसको। हमने पढ़ा था कि एक हाई स्पेसिफिक हीट एनर्जी कैपेसिटी जिसकी होएगी उतना ज्यादा फायदेमंद होगा एक कूलिंग सिस्टम के लिए। ठीक है ना? क्या हो रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम? कई बच्चे बोल रहे ठीक है, कई बच्चे बोल रहे नहीं आ रहा। लेट मी चेक। अब तो नहीं आनी चाहिए बेटा, लेट मी चेक। ऑल ओके ठीक है। तो हमने जब कार इंजन कूलेंट की बात कही थी, बस बस ठीक है ठीक है। तो हमने कहा था कि हमें कार का इंजन को ठंडे करने के लिए एक जो फ्लूइड की जरूरत है, एक लिक्विड की जरूरत है जिसका क्या हो, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है बताओ बेटा? यस, वाटर की। तो वाटर हम यूजुअली यूज करते हैं कूलेंट में, लेकिन हमने कल ही एक चीज प्रॉब्लम पड़ी थी, ठीक है, इसीलिए वाटर यूज करते हैं हम क्या, कूलेंट में। ठीक है। however water alone is not sufficient to for cooling a car engine। ठीक है। one needs to add a coolant such as ethylene glycol। याद है कल भी हम पढ़ के आए थे इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, इथाइल ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ट्राई सोडियम फॉस्फेट या सोडियम नाइट्रेट, या इसमें NaCl भी आप डाल सकते हो, NaCl। ठीक है। व्हाट इज NaCl? यस यस, वही वाला एग्जांपल, वेरी गुड बेटा। तो NaCl क्या होता है आपका, नमक। ठीक है। वो भी ये इसमें डाल सकते हैं कार इंजन वाले में। ठीक है, डन बेटा। ओके। तो ये सारे हमने क्या, ये सारी क्या है, ये हम जब वाटर में एक आइडियल कूलेंट होता है और उसमें जब ये सारी चीजें डाल देते हैं तो वो और अच्छा कूलेंट बन जाता है। ठीक है। तो ये कभी आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंजन कूलेंट। ये देखो लिखा हुआ। ठीक है। कूलेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। ये किसी ने सेटिंग की है बेटा, चेंज मेरे को लग रहा है। ठीक है। यस, गुड हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कूलेंट में, ये देखो अपने आप जा रहा, पता नहीं क्या ही इशू हो रहा है यहाँ पे। होना तो नहीं चाहिए यार, क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा होगा फिर बेटा, यहाँ तो नहीं जा रहा, यहाँ तो ठीक चल रहा है। हाँ हो सकता है बेटा कोई इशू। चलो, तो हम जब कार का इंजन के कूलेंट की बात कर रहे थे, हमने बोला कि सबसे पहले एक जो कूलेंट होना चाहिए वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक तो कि रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कूलेंट की कि वो क्या करता है, रेज इट, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या किसी को पता वट कैसे रेज करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ठीक है। किसी ने अगर सिंपल पानी रखा होगा ना उबलता, तो वो कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। ठीक है। अगर, यस यस, बहुत अच्छी बात है शशांक, कमल, सुप्रीत, ठीक है ना। तो अगर मेरे को उसमें उसमें पानी में मैं चीज एक और डाल देता हूँ, नमक, साल्ट अगर ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा,
तो क्या अब भी वो 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा? नहीं, क्यों? अब वो बॉयल होगा 120 डिग्री पे या 125 डिग्री पे, ठीक है ना? तो 120-25 डिग्री पे बॉयल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ रेस? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रेज कर रहा हूँ। क्यों रेज कर रहा हूँ? मैं बॉइलिंग वाटर का अगर हीट एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा हूँ। वही वाटर अगर सिंपल वाटर डालता हूँ मैं तो वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, ठीक है? अगर मैं उसमें अगर मैं उसमें साल्ट डाल देता हूँ बेटा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर चले जाता है। ये ध्यान से समझो, हायर चले जाता है। क्यों चले जाता है बेटा इसका हायर? क्योंकि ये साल्ट विल एक्ट एज एन इम्प्योरिटी, ठीक है? इम्प्योरिटी एक्ट करेगा और क्या करता है ये साल्ट, बड़ा अच्छी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करता है कि जब आप नमक डाल देते हो या इम्प्योरिटीज कोई भी डाल देते हो या इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हो, यस, तो वाटर जो पहले 100 डिग्री पे बॉयल होता था अब वो 120 डिग्री पे बॉयल होगा। ध्यान देखो आपके लिए क्या फायदेमंद है। आपके लिए बेटा यहाँ पे ये फायदेमंद है, देखो कि अगर मेरा 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता टेम्परेचर, ठीक है ना, वाटर, तो अगर मैं 120 डिग्री तक बॉयल होता है तो इसमें दोनों में क्या फायदा है? ये 20 डिग्री और ऊपर नहीं हीट झेल रहा, यही वाटर है, वाटर वही है, वाटर ये वाला ही है, सिंपल वाटर है। पर जो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है वो हीट कैरिंग कैपेसिटी उसकी हम बोलते हैं कि कम होती है। जो 120 पे गर्म हो रहा है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी हाई है। ये समझ लग रहा है? तो वो जो भी हम डालेंगे अपने मतलब गाड़ी में कूलेंट डालेंगे, अगर उसमें नमक वाला पानी होगा बेटा तो वो हीट की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, तो पानी उबाले नहीं मारेगा 120 डिग्री पे भी जाके। यस यस, बहुत बढ़िया हरसिमरन। तो फर्स्ट जो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक कूलेंट में, ठीक है, जो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कूलेंट में वो क्या होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट शुड कैरी एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम इंजन, ठीक है? एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का इंक्रीज होना चाहिए कूलिंग वाटर में, ठीक है? दूसरा क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है? सर्व्स टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स लाइक corrosion, रस्टिंग दैट वाटर हैज ऑन मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द इंजन, ठीक है? तो इंजन के कारण कई बार क्या corrosion हो जाती है या रस्टिंग हो जाती है, उनको दूर करता है। यस, एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल डालेंगे या इनमें से कोई भी इम्प्योरिटी डालेंगे तो वो एक्ट करेगा एज ए लुब्रिकेंट, ये याद रखना जरूरी है, लुब्रिकेंट एक्ट करता है। और थर्ड और लास्ट सबसे बढ़िया बात, इट आल्सो लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हम कल बात करके आए थे लद्दाख वाली, ठीक है? लद्दाख वाली बात हम जब करके आए थे तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई और लो चले जाता है, -10 -20 डिग्री चले जाता है। अगर वो वाटर वहां पे जो कूलेंट एक्ट कर रहा है तो वो डालेंगे वहां पे, तो वो क्या करेगा आपके रेडिएटर में जम जाएगा, ठीक है ना? जब रेडिएटर में जम जाएगा तो उससे वो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं वहां पे आपका इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का -40 डिग्री होता है टेम्परेचर फ्रीज होने का। कोई भी चीज फ्रीज होती है, वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नीचे लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम वाटर होने का फ्रीज होने का पॉइंट इज 0 डिग्री। तो सोचो अब वाटर किस पे ठंडा हो रहा है, -20 डिग्री -30 डिग्री। किसका यूज करके? यूज ऑफ इम्प्योरिटीज, यूज ऑफ इम्प्योरिटीज। ये समझ लग रहा बेटा? डन, गुड, सबको लग गया बेटा समझ? तो हमने बोला कि इफेक्ट क्या होता है, अगली स्लाइड देखते हैं। लेट मी चेक व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो एप्लीकेशन आ गई, यस। तो इम्पैक्ट क्या होता है एडिंग इम्प्योरिटीज का? बोथ इट विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, ये याद रखना है, ठीक है? जब हम वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी डालेंगे, कोई भी कूलेंट डालेंगे, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल, जैसे कि नमक हो गया, जैसे कि ये सारी चीजें होगी, उससे क्या होता है बेटा? उससे फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चले जाता है आपका, समझ रहे हो? तो वाटर किस में रहेगा? लिक्विड स्थिति में ही रहेगा। वाटर क्या होगा? बर्फ नहीं बनेगी उसकी,
डन रहे हो? इसका समझ लगे हो? इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि कनाडा होता है, जैसे कि लद्दाख होता है, तो कई बार ना क्या करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BRDO, ठीक है ना। तो जैसे हिमाचल में कई जगह पास है, बड़े जरूरी है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, नेशनल हाईवे 1 हो गया, लद्दाख की तरफ हो गया, है ना। तो वो 24 मतलब 24 का मतलब वो तो ओपन रहते नहीं 12 के 12 महीने। तो कई बार जहां पे अगर इमरजेंसी हमें कोई मूवमेंट करनी पड़ती है, यस, तो हम क्या करते हैं, उसमें बर्फ पड़ी होती है, तो बर्फ को हटाने के लिए सबसे बढ़िया बात, अब पिघलाने के लिए उसके ऊपर नमक डाला जाता है, बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है, बोरी के बोरी नमक डाला जाता है। अब नमक डालने से क्या फायदा होता है बेटा? नमक डालने से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इट विल लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर अब किस स्थिति में रहेगा? लिक्विड में। तो जब पिघल जाएगा वाटर, तो सारा का सारा अपना ही हवा नीचे चले जाएगा। अब समझ लग रहा है क्या फायदा है, कहां पे इसका फायदा है? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज का, इट विल लोअर दी, लिख लो, इट विल लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट एंड इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में और फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे लेके जाने में कौन हेल्प करता है? इम्प्योरिटीज लाइक NaCl, लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। ये समय लग रहा है? ओके। सोनी, इसमें क्या रिपीट करूं बेटा? मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि सर्दियां जैसे पड़ रही हैं और बहुत बर्फ पड़ रही है, आपकी सारी की सारी जो घर के आगे सड़क थी वो पूरी की पूरी बर्फ से भर चुकी है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो एक शवल लेके, एक कई लेके लग जाओ उसको उठाने, ऐसे ऐसे करके। जो साइंस बोलती है सबसे इजी मेथड क्या है? उसके ऊपर आप नमक डाल दो, अच्छे से सारी की सारी बर्फ के ऊपर नमक डाल दो। अब नमक डालने से क्या होगा? जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे चला जाएगा। नीचे जाने का मतलब समझो, नीचे जाने का मतलब है कि जो पानी पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो -10 डिग्री पे फ्रीज होगा। अगर बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही है तो पानी फ्रीज नहीं होगा, तो किस में रहेगा? लिक्विड स्थिति में रहेगा। जब लिक्विड स्थिति में रहेगा तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? लिक्विड में रहेगा, तो पिघल के अपने आप ही गटर में चला जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, अब लग रहा है समझ बेटा? डन, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। बेटा अब इतना ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ यूज करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजुअली ये नहीं पता बेटा मेरे को, आई डोंट नो कि ये कहाँ यूज करते हैं, बट ये एक्ट एज ए कूलेंट यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह इथिलीन ग्लाइकोल ही यूज होगा, कई जगह पे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं, ठीक है। चले आगे। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, क्या कौन सा यूज करना है। जैसे अगर मेरे को लद्दाख में यूज करना, तो मैं यूजली इसको प्रेफर करूंगा। ये एक तो महंगा आता है क्योंकि ये एथाइल इथाइल से बनता है। यस, वो तो सोडियम नाइट्रेट है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, ये नहीं है वो क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट है, वो डिफरेंट है, आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं है उसका कुछ भी, या इथेनॉल से। तो ये यूज करते हैं जहां पे -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। ये थोड़ा महंगा भी आता है, इसलिए ये सिर्फ वहां पे यूज करते हैं जहां पे इसकी एग्जैक्ट जरूरत होती है, जैसे कि लद्दाख में, ठीक है ना। पोटेशियम क्रोमेट काफी सस्ता होता है कंपैरेटिवली, तो ये हमारे अपने जो कैस्टर का जो आता है कूलेंट, उसमें भी यूज करते हैं, सस्ता होता है कंपैरेटिवली। हमने क्योंकि जैसे पंजाब में रहना, तो उसका एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री से वैसे ही नहीं कभी नीचे जाना, तो हम पंजाब में मोस्टली ये यूज करेंगे डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यूज डिपेंड करती है किस जगह पे आपने उसको यूज करना है। नेक्स्ट, ये समय लग रहा बेटा? पढ़ो इसको जरा। रोहित कुमार, क्या नहीं पता चला बेटा? लोअर था बॉइलिंग पॉइंट। अरे बॉइलिंग पॉइंट को हाई करता है बेटा, लो नहीं करता, यही तो बताया था। जब आपका वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो उसको मेरे को अगर बढ़ा दूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? 120 डिग्री पे कर रहा हूं, समझो इसको। 100 से मैं 120 डिग्री पे ले गया हूं, तो उसका मेरे को फायदा क्या नुकसान होगा? फायदा ही होगा क्या? कैसे? जो पहले पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब 120 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो इतनी एक्स्ट्रा हीट कौन लेके आ रहा है? कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? आपका कूलेंट।
लग रहे हो, समझ रहे हो? तो कूलेंट अगर एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब करेगा तो वो बढ़िया होएगा आपके लिए, नुकसान थोड़ा उसका कोई। ठीक है, अमनदीप सिंह बेटा आगे करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, वो बात तब पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलो एप्लीकेशंस पढ़ के आते हैं पहले। लेटेंट हीट ऑफ की क्या है? बोल्टेड ड्रिंक्स आर कूल्ड मोर इफेक्टिवली व्हेन सराउंडेड बाय लंप ऑफ आइस। वेरी गुड। आपने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं या जब वो कोई कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप क्या करते हो, ठंडे को कहाँ रखते हो, सारे के सारे को? ठीक है, तो आप कहाँ रखते हो उसको? ठंडे ठंडा मतलब जो आप लिम्का लेके आते हो या जो भी ठंडे की बोतल से लेके आते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो उसको आइस के बीकर में रख दो, आइस वाले जहां पे बहुत सारी आइस पड़ी हो, आइस क्यूब में भिगो दो। या दूसरा है कि 0 डिग्री पे वाटर है, उस पे रख दो। कौन सा बेटर होगा? यस, जोमनप्रीत इज राइट, हरमनप्रीत इज राइट। यस, हमें कहाँ रखने का ज्यादा फायदा है बेटा, क्यों? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वाटर एग्जिस्ट इन लेटेंट हीट में, जब आपको करवाया था कि वाटर एट 0 डिग्री एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, बोथ 0 डिग्री आइस एंड 0 डिग्री आइस एंड 0 डिग्री लिक्विड। ओके, तो अगर मैं 0 डिग्री लिक्विड वाले में रख रहा हूं, ठीक है, तो लिक्विड से उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज ही होगा बेटा, जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बोतल आपकी गर्म है, जो आपकी ठंडे वाली बोतल है वो तो गर्म है, उसको मेरे ठंडा करना है। ठीक है ना, तो ज्यादा फायदा मेरे को होएगा इसमें अगर मैं आइस क्यूब में रखता हूं तो। क्यों फायदा होगा आइस क्यूब में रखने का? सिंपल सा फायदा है, देखो पहले ये आइस में है, ठीक है ना, ये सॉलिड है। ये कब अगर ये हीट गेन करता है, अगर मैं इसके ऊपर एक गर्म वाटर लगता हूँ 25 डिग्री पे, ठीक है, 25 डिग्री पे टेम्परेचर है, वहां पे रख रहा हूँ एक आइस के ब्लॉक में, तो क्या फायदा होगा मेरे को यहाँ पे रखने का? क्योंकि ये हीट दे रही है, ये हीट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ये हीट एक्सेप्ट करेगी, इसका टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, इसका टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो काफी हिस्सा इसका कब किस में कन्वर्ट होगा? पहले 0 डिग्री आइस विल बी कन्वर्टेड टू 0 डिग्री लिक्विड। समझ रहे हो मेरी बेटा? और उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर मैं 0 डिग्री लिक्विड यूज कर रहा हूं तो उसका तो ऑलरेडी 0 डिग्री पे है, और जब वो हीट गेन करेगा तो सीधा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे कंसेप्ट होता है यूज लेटेंट हीट का। किसका कंसेप्ट यूज होता है? लेटेंट हीट का। तो आप अगर कुछ एनर्जी गेन कर रहे हो, कुछ हीट एनर्जी गेन कर रहे हो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे हम उसको? लेटेंट हीट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? समझ लग गया बेटा? आगे चलें फिर। नेक्स्ट इज बर्निंग। ये तो हम करके आए थे कि अगर हम 100 डिग्री को गर्म कर रहे हैं पानी में और उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है पैन के ऊपर, तो वो आपका हाथ जलाता नहीं है। लेकिन अगर आपने वही पानी को ढक दिया, ठीक है, ढक दिया और फिर एकदम से ओपन करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे छाले पा सकते हैं, आपके हाथ में छाले हो सकते हैं। उसका क्या रीजन? अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम एट 100 डिग्री, ठीक है, वाटर एट 100 डिग्री विल नॉट कॉज बर्न, बट स्टीम एट 100 डिग्री विल कॉज बर्न। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वही किरणप्रीत कौर, बहुत बढ़िया। यस, यस बेटा किरणदीप कौर, प्रेशर बढ़ता है तभी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एक चीज हम पढ़ ही लेते हैं, रुको, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है हम उसको समराइज करते हैं एक बार। ठीक है, यस यस यस, हमने देखा कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ये ध्यान से इसका आंसर देना। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, व्हाट विल इज इट्स इंपैक्ट अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट? अब कोई नहीं आंसर दे रहा। यस,
बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। लेट मी शो है, लग गई समझ। तो मैं अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, आपका प्रेशर कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल ही ये है बेटा। जब भी आप प्रेशर कुकर यूज करते हो, ऊपर वाला ढक्कन बंद कर देते हो ना, है ना, तो उससे क्या होता है, अंदर चीज वो अंदर स्टीम डेवलप होती रहती है, स्टीम डेवलप होएगी, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर होगा। इंक्रीज इन प्रेशर होगा तो उससे क्या बढ़ेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होना था, अब कितने पे बॉयल होगा, 120 डिग्री पे। डन बेटा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। दूसरी बात, अगर इसमें मैं कोई साल्ट डालता हूं या इंप्योरिटीज डालता हूं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये बताओ, ध्यान रखो इसका। यस, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। जो डिक्रीज लोग बोल रहे हैं वो गलत है बेटा। ठीक है, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, सेम इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा बेटा ये, ठीक है, क्योंकि आप इसमें साल्ट डाल रहे हो, साल्ट का जो है बेसिकली क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज की तरह एक्ट करता है वो। अब इसका मैं आपको बिल्कुल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में लेवल में नहीं लेके जाना चाहता हूं, बस इतना याद ही कर लो कि इंक्रीज इन इम्प्योरिटीज, जब आप इम्प्योरिटीज डालोगे, NaCl डालोगे, इथिलीन ग्लाइकोल डालोगे, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे लिए अच्छा है बेटा, लग गई समझ। तो अगर मैं इम्प्योरिटीज डाल देता हूं तो और क्या फर्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे या फ्रीजिंग पॉइंट पे, ये बताओ। इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस, फ्रीजिंग से याद रख लो कि फ्रीजिंग से आपका जो, अगर आप इम्प्योरिटी डालते हो, कोई भी इम्प्योरिटी डालते हो, तो उसके कारण क्या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब आपने नोट्स बनानी है, ये चीजें एक अलग से कागज में बना के लिखनी है। ठीक है, दूसरी बात, अब ध्यान से लिखना है इसको भी। जब मैं सरफेस टेंशन बोलता हूं कि डिक्रीज हो गई है, सरफेस टेंशन, उसका क्या मतलब है बेटा, कि वो चीज ज्यादा स्प्रेड हो गई है। और बॉइलिंग पॉइंट पे भी आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे भी आते हैं। यस यस, वेरी गुड, रचना ने बहुत अच्छा बोला है। टेम्परेचर का क्या मतलब होगा उसका, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। यस, इंक्रीज हो गया है उसका टेम्परेचर, वेरी गुड। जब मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन नीचे चले जाएगी, और साथ में आपने क्या लिखना है, इसका मतलब क्या है, वो चीज अच्छे से स्प्रेड होएगी, हर जगह पे स्प्रेड होगी। इसकी कल मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जो गर्म खाना होगा बेटा, उसकी सरफेस टेंशन होगी लोअर। ठीक है, और वो अच्छे से आपकी जबान में हर तरफ, हर कोने में फैलेगा। ठीक है, इसी टाइम जब आप गरम गरम पूरी और खाते हो तो आपको बहुत अच्छा स्वाद आता है, हर एक मतलब स्पाइस का स्वाद आता है। अब वही पूरी को ठंडी करके खाना, बिल्कुल ठंडी करके, और छोलों को भी ठंडे करके खाना, तो क्या उतना मजा आएगा जितना कि गरम गरम खाने का आता नहीं। और इसका रीजन भी वही है, सरफेस टेंशन। अब लग गई समझ, ओके डन। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है, अब अगर इंक्रीज हो रही है तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप खुद लिखोगे। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इसमें इंप्योरिटीज डाल रहा हूं, इंप्योरिटीज लाइक डिटर्जेंट, लाइक NaCl, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें डाल रहा हूं सॉलेबल, ज्यादा सॉलेबल, हाईली सॉलेबल इंप्योरिटीज लाइक NaCl डालोगे तो सारे का सारा घुल जाएगा। ठीक है, ये तो इंक्रीज करेगा इसका सरफेस टेंशन। ठीक है, डन बेटा, ये याद रखना, ये याद रखना, ये लिखना है आपने। और अगर इसमें मैं डालता हूं लेस सॉलेबल, जो कि ज्यादा सॉलेबल नहीं होती, जैसे कि आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया, डेटॉल हो गया, जो भी डालना है, वो करती है इसका डिक्रीज। डन बेटा। ये सारे कंसेप्ट आज तक पढ़े हमने, ये सबके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से कमाएगा वो।
और 2-4 कंसेप्ट आज हमने और करने हैं, इसके अलावा करने हैं, जो पक्के पेपर में वहीं से चीजें घुमाते हैं हमेशा। और आप जब ये क्वेश्चन ये आप अलग से बना के रख लोगे अपने पास, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि पेपर में आपने सिर्फ एक चार्ट याद करना है जिसमें आपके सारे कंसेप्ट हैं। ओके, तो इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करो जैसे मैंने बनाया। अब मैंने एक एक बार बनाया, आपने क्या लिखना है, अगर इंक्रीज हो रहा प्रेशर तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा। अच्छा, इसके साथ आप और भी बना सकते हो। याद है हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल किया था, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने बोला था कि जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है प्रेशर गोज डिक्रीजिंग, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद है, ये पिछला लेक्चर देखना जो लास्ट वाला लिया था मैंने, लास्ट टू लास्ट ऑफ लास्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें मैंने बोला था एरिया ऑफ वन, एरिया वन V1 इज इक्वल टू A2 V2 पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना। वही जो मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और उसका प्रेशर हाई हो जाएगा। ये कंसेप्ट को आपने यूज करना सीखना बेटा। एक पेपर में सारे कंसेप्ट लिखने, फॉर्मूले मत लिखना, ये कंसेप्ट ऐसे करो कि अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, बेसिकली वो कहता है कि इंक्रीज इन प्रेशर विल लीड टू, इंक्रीज इन प्रेशर विल लीड टू डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी विल लीड टू डिक्रीज इन प्रेशर। बस ये चीजें छोटी छोटी आपने हर एक पेज पे बना के, एक दो पेज बनाओ ऐसे जिसमें आपके सारे ऐसे फॉर्मूले लिखे हो जो आपको समझ लग जाए एक बार पढ़ने में, ठीक है। ये वाले नोट्स आज या कल या परसों तक आपने मेरे को दिखाने हैं करके, सारे जितने भी आवेज हम पढ़ेंगे, एक दो आज और करवा रहा हूं मैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से पढ़ें। लेट्स मूव अहेड। अब ये समझ लग गया है आपको, लेट्स मूव अहेड, व्हाट एल्स वी हैव गॉट नाउ इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज इवेपोरेशन। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। कहते भी वाटर वेपर जो वेपर चीज होती है, देखो इट इज डिफरेंट। क्या समझते हो वेपर से, क्या होता है वेपर, बताओ भाई कोई बंदा, वेपर क्या होता है। एंड एनीबॉडी कैन जंप इन, एनीबॉडी, व्हाट इज वेपर एंड हाउ इज वेपर डिफरेंट फ्रॉम ए गैस। नो, यस, भाप क्या होती है बेटा, स्टीम किसकी एग्जांपल है, वेपर की। नॉट गरिमा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बेटा अब सबने एक क्वेश्चन करना है, मैं अभी मोटा मोटा समझा देता हूं, पर घर जाके इसको थोड़ा और तरीके से आपने करना है, ठीक है। मैं बताता हूं क्या होता है बेसिकली। देखो, आपने सबने सुना होगा कि पेट्रोल की टंकी को जल्दी जल्दी बंद कर दो जब आप पेट्रोल डालते हो। समझ करो, अभी पहले समझ लो, ठीक है बेटा। शुभम, फेज ऑफ गैस ऑफ टेम्परेचर सेम सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन बोथ आर लिक्विड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटा। लिक्विड एंड नॉट इन सॉलिड बट लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो इसको क्या होता है, ठीक है। हाँ, वो भी एक चीज होती है, यस बेटा। अब इसको ध्यान से समझो। जब हम पानी पेट्रोल भराने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा इसका जल्दी जल्दी पेट्रोल भरा के टंकी को खुली छोड़ाते हो, नहीं ना। तो हम बोलते हैं कि पेट्रोलियम एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब है जो जल्दी जल्दी उड़ जाता है, जिसके वेपर बन जाते हैं। पर क्या वेपर बॉइलिंग पॉइंट पे बनते हैं, नो बेटा। हमेशा जो वेपर बनेगा वो आपका रूम टेम्परेचर, जो भी उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा जगह पर, यस, उड़ जाएगा, दुड़ जाएगा नहीं, उड़ जाएगा, यस, पेट्रोलियम। तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे बनेगा। ये सबसे बढ़िया डिफरेंशिएटिंग फीचर है एक गैस का और एक वेपर का, समझ रहे हो, यस, ओके। और भी बहुत सारे हैं, जैसे वेपर को अगर आपने लिक्विफाई करना है, उसको आप लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हो तो आपको सिर्फ प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट अगर आपने किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है दोबारा से, तो आपको प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ता है उसके ऊपर, और क्या इंक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर को ठंडा, उसको ठंडा भी करना पड़ता है, उसको टेम्परेचर को लोअर करना पड़ता है। तो वेपर में एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है, पर अभी हम उसको नहीं जाएंगे। अभी बस सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट देखो, वेपर क्या है,
कि जैसे आप टंकी बनाने गए, आपने टंकी खोली छोड़ दी, आपने 1 लीटर तेल भरवाया था, वो सारा उड़ गया। आप बोलते उड़ गया, उड़ कैसे गया बेटा वो? क्योंकि आपका टेम्परेचर जो तेल था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था एयर के। जब एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वो सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। हम उसको चीज को बोलेंगे इवेपोरेट। तो जब हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला इसका जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो ये चीज है। देखो, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। सरफेस मतलब कहां? ये लिक्विड के अंदर नहीं हो रहा, ठीक है, लिक्विड की बिल्कुल सरफेस पे हो रहा है। सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, समझ रहे हो? एयर के साथ कांटेक्ट में है, वहां पे वेपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, ठीक है किरण बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कैरोसिन देखा? कैरोसिन, यस, बिल्कुल, अभी मैं देता हूं और देता हूं। कैरोसिन देखा होगा सबने। कई बार क्या बोलते हैं, जब हम लोहड़ी में आग जलाते हैं ना यहाँ पे पंजाब में, तो वो कहते हैं कि बेटा जब कैरोसिन डाल रहे हो उसके ऊपर तो ध्यान से डालो, क्योंकि अगर आपने कैरोसिन डाल दिया ज्यादा, उसके वेपर इकट्ठे हो जाएंगे, आप आगे होके आग लगाने जा रहे हो, ठीक है, तो वेपर पहले आग पकड़ लेंगे, तो हो सकता है कि आपको भी आग लग जाए। यस यस यस, अब लग गया समझ बेटा? तो वेपर होता है कि जो वहां का टेम्परेचर होता है उसके कारण वो भाप नहीं बन के उड़ गया, वेपर बन के उड़ गया। भाप तो बॉइलिंग पॉइंट पे बनती है और वेपर रूम टेम्परेचर पे बनता है। ये समझ गया? इतनी छोटी सी बात है बस, समझ गया? बहुत बड़ा। एक सबीना सिंह जी बोल रहे हैं कि सैनिटाइजर, यस, जब आप स्पिरिट का यूज करते हो या सैनिटाइजर का यूज करते हो, जैसे अभी एक दिन से, जैसे मैं स्प्रे करता हूँ, एकदम से मैं हाथ मल लेता हूँ, ठीक है, तो वो उड़ जाता है उसी टाइम। आपको थोड़ा ठंडा भी फील होता है बाद में, है ना? उसको हम और आगे लेके जाएंगे, उसको वेपोरेशन बोलते हैं बेटा, वेपोरेशन बोलने को। तो हमने वेपोरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ा है बेटा कि इट इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब सिर्फ सतह पे हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा। लिक्विड के अंदर नॉर्मल है चीजें, बट सतह पे जो सरफेस पे चीज हो रही है हम उसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। डन बेटा? ओके, इतना समय लग गया? यस यस यस, ओके। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ना है बेटा वो है इसका, ऐसे करके समझो इसको। अगर मैं पेट्रोल का अगर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, अगर मैं पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूं, तो ऐसे करके होंगे, दूर दूर थोड़े से, ठीक है। ये सरफेस पे है, मतलब अगर ये सरफेस एयर है, यहाँ पे एयर पड़ी है सारी की सारी, तो सारे रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं वेपोरेशन के? इस जगह पे, ठीक है, जो सरफेस में है, जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स है वही इसमें एक्टिव है। एक ध्यान चीज और रखो बेटा, जितना आप चीज की गहराई में जाओगे, ठीक है, जो अंदर है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेस्ट पे, मोस्टली कंपैरेटिवली रेस्ट पे होते हैं। जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं। चंचल मतलब वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऐसे ऐसे हाई, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो भागते रहते हैं बच्चों की तरह, कहीं पे सिर मारते रहते हैं, टकराते रहते हैं, है ना? तो जब हम इनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे एकदम से, तो वो क्या होते हैं, उनका टेंडेंसी होती है भाप बन के उड़ जाना, वेपर बन के उड़ जाना। यस, तो वेपर बन के जब उड़ जाते हैं तो नॉर्मल बाकी जो टेम्परेचर हो जाता है, जब चीज उड़ जाती है उसके बाद जो बाकी चीज नीचे बचती है, वो तो एक उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज, वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स अब स्टेबल हो जाएंगे, अब वो ज्यादा वेपर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो सारे भाग गए, अब ये जो सुस्त सुस्त से मॉलिक्यूल पड़े हैं वो यहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है। इतना समय लग गया बेटा? तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना में कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? जो टॉप लेयर वाले होते हैं, जो कांटेक्ट में होते हैं एयर के। अब जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो उसका जो नीचे वाला बचता है, जो नीचे वाली जगह बचते हैं, बाकी जगह का बाकी टेम्परेचर बचता है, वो हो जाता है कम। इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं अपने हाथ पे स्पिरिट डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पिरिट डालती हूँ, ठीक है, तो एकदम तो मेरे को बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है, ठीक है ना, एकदम जब वो पूरा स्प्रेड हो जाती है, उसके बाद आप देखते हो 1 मिनट में ही वो सारी की सारी उड़ जाती है। जब वो इवेपोरेट हो जाती है, इवेपोरेट क्यों होती है बेटा? देखो, यहाँ मेरा हाथ है तो यहाँ पे गर्मी होगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, तो उसका टेम्परेचर से वो उड़ जाता है। क्या बॉयल हो रहा है वहां पे? नहीं,
मेरे हाथ से कोई चीज बॉयल थोड़ा हो रही है, मेरे हाथ से कोई चीज वेपोरेट हो रही है। वेपोरेशन हमेशा सरफेस पे होएगी, दूसरी बात हमेशा रूम टेम्परेचर पे होएगी, या मेरा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वहां पे होगी 37 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो उड़ गया, जब वो उड़ गया तो यहाँ से मेरी थोड़ी सी हीट भी ले गया यहाँ की, तो ये वहां पे मेरे को क्या लगेगा, ठंडक सी लगेगी। यस यस यस, इट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। ओके, वैसे नहीं होगा, वैसे तो आराम से पड़ा तो पड़ा है, ठीक है, टंकी के अंदर तेल पड़ा तो पड़ा है, यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो वो सारे का सारा तेल उड़ जाएगा, आप बोलते हो ना वेपर बन के उड़ गया। ठीक है बेटा, ओके, यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट इवेपोरेशन। तो इसको ध्यान से अब समझने की कोशिश करना, इसको मैंने जो समझाया है सिंपल वैसी चीज है, ठीक है। ठीक है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर, अब इसको गर्म नहीं करना पड़ता आपको, मैंने पहले बोला था जब आप रूम टेम्परेचर पे हो तो आपको चीज गर्म करने की जरूरत नहीं है। जो आपको हीट एनर्जी चाहिए इवेपोरेशन के लिए वो कहां से आएगी, वो उसी लिक्विड में आएगी। यस, कभी आपने नेल पॉलिश रिमूवर भी देखा होगा, एसीटोन होता है, सेम टू सेम कंसेप्ट है बेटा। वेरी गुड किरण, यस, तभी तो मैंने बेटा बोला है आपको कि फिजिक्स इज एवरीवेयर। आपको इतना कुछ पता लगेगा ना फिजिक्स को समझने में, तो आप बोलोगे तो ये तो सारा कंसेप्ट है और तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो। डन, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। A liquid evaporates when it changes into gas. Okay, evaporation occurs at the surface of the liquid, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ड्यूरिंग evaporation only high energy molecules, ये भी बता दिया, ठीक है। बाकी जो नीचे होंगे वो वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तीसरी वे, loses its most energetic molecules while the less energetic molecules are left behind, ठीक है। The average kinetic energy of the remaining molecules is therefore reduced. This result in fall in temperature. तो इससे क्या होगा, fall in temperature होगा, ठीक है। डन, नो बेटा, इट्स नॉट ओनली वैलिड फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स। आपका जो पसीना आता है वो भी क्या कूल करता है, वो कूल ही करता है आपको, ठीक है ना। तो पानी होता है वो बेसिस सेबेशियस ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है जी। ओके संकेत, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, ये सबको पता लग गया। जब इवेपोरेशन होएगी तो आपको ठंडक सी महसूस होगी। एवरीबॉडी गॉट दिस, अभी हमने जो एग्जांपल ली थी। अच्छा, when sweat evaporates from the skin it draws much heat from the body and produces a cooling sensation। अभी देखो, अगर आपका बहुत ज्यादा गर्मियां है बाहर, अभी अभी वाला मौसम नहीं, जब बहुत ज्यादा गर्मियां थी मई जून में, ठीक है ना, तो आपको क्या होता है, नॉर्मल बॉडीज रेस्पॉन्स इज पसीना प्रोड्यूस करती है, वो जिसको आप परस्पिरेशन बोलते हो, जिसको आप स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, पसीना आता है हमें। पर आपको पूछना चाहिए सर ये पसीना क्यों आता है, व्हाट इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी जो प्रॉपर बॉडी है, देखो बड़े आराम से काम करती है। देखो जो आपका सारे का सारा, लेट मी शो यू, देखो अब ध्यान से सुनना है। जो आपकी बॉडी है वो बड़ी ही लो कम टेम्परेचर पे वर्क करती है, हम उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। इंग्लिश बायोलॉजी में पढ़ेंगे व्हाट इज कोर टेम्परेचर, पर इसको समझो। जो आपका ये वाला एरिया, बाजुओं को छोड़ के और टांगों को छोड़ के, ठीक है ना, जो आपका तन है ये वाला इतना सारा एरिया है, सारे का सारा, इसको बोलते हैं हम कोर बॉडी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सारे, क्योंकि ये यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है। इट कैन बी 37, इट कैन बी 36, इट कैन बी 38, इट कैनॉट बी 40, इट कैनॉट बी 45, इट कैनॉट बी 50। समझ रहे हो क्यों, आपके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी झेल सकते हैं, पर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी है वो मेंटेन करके रखती है। दिस इज नोन एज इट्स कोर टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, जब होती है बहुत ज्यादा सर्दियां, ठीक है, तो होता क्या, देखो बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है,
तो आप क्या करते हो, एक तो कपड़े डाल देते हो, मोटे कपड़े डाल देते हो, रजाइयां ले लेते हो, हीटर चला लेते हो। सपोज इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा, बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, फिर आपकी बॉडी अपने ऊपर ले लेती है काम करना। वो क्या करती है, आप ठिठुरना शुरू हो जाते हो, ठिठुरना ऐसे करके, कंपन सी छुड़ती है आप में, है ना। नेक्स्ट थिंग यू डू इज, ये काम करते हो यार। ऐसा क्यों करते हो बेटा, कभी नोट किया आपने? इसके पीछे रीजन ये है, देखो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, पूरी बाजू में कोई ऑर्गन पड़ा है, पूरी बाजू में, कोई टांगों में? बेटा वो मत सोचो कि टांगों में दिमाग होता है, टांगों में कोई दिमाग नहीं होता। वो तो हम बोलते हैं कि बेटा तेरा दिमाग पैर में है, ठीक है, पैर में कोई दिमाग नहीं होता, ठीक है, इसको समझ के चलो आप। तो ना तो आपके टांगों में ना आपके हाथों में कोई भी दिमाग है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गन है। जहां पे ऑर्गन होगा बेटा, वहां पे कोर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यहाँ सारे ऑर्गन है, 99.5% ऑफ द ऑर्गन्स आर हेयर एक्सेप्ट हेयर। यहाँ पे भी एक ऑर्गन है, हम उसको ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इन जगह को छोड़ के, इस दो जगह को छोड़ के, बाकी हर जगह पे कोई ऑर्गन नहीं है, समझ गए, गिट्टिया दे विच यस। तो बॉडी क्या करती है, देखो क्या काम करती है, यहाँ से खून वापस बुला लेती है, क्योंकि खून में गर्मी होती है, हम बोलते हैं ना कि खून में गर्मी है। तो बॉडी क्या करती है, सारा का सारा, यहाँ ये नहीं कि बिल्कुल जीरो कर देती है खून, पर मेजोरिटी ऑफ द खून जो वापस आ जाता है सारा, कहाँ पे, यहाँ पे पूल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब यहाँ से खून वापस चल जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, ठंडी, ठीक है, और बाहर टेम्परेचर क्या और ठंडा, तो यहाँ से हीट ज्यादा लूज हो रही है। तो व्हाट विल यू डू, ये चीज करो। समय लगा अब? तो आपने सुना होगा कि यार मेरे हाथ ठंडे हो गए, या मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, या मेरे पैर ठंडे हो गए, या मेरे पैर नहीं गर्म हो रहे हैं सर्दियों में, ऐसा सुना होगा। किसी बंदे ने ये देखा कि मेरी छाती ठंडी होगी, भाई इतनी ज्यादा ठंडी होगी, क्या बात है ना। ऐसा तो नहीं सुना होगा किसी ने, कि सुना है मेरा ये पेट ठंडा हो गया, डॉक्टर साहब मेरा पेट ठंडा हो गया। ऐसा तो नहीं सुना है ना किसी ने। सुना है तो बेटा वो मर चुका है फिर बंदा, क्योंकि ये मर चुके बंदे का ही सीन होते हैं सारे के सारे। ओके, तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसको एक टर्म बोलूंगा मैं, आगे जाके लिख लेना, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज कीपिंग द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, ठीक है, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ अभी, रुक जाओ, ठीक है जी। ओके, यस, यहाँ पे भी कोई ऑर्गन नहीं होता बेटा, नोज भी ठंडा हो जाता है। तो बॉडी कहती है कि हम बस उस चीज को गर्म रखेंगे जिसको गर्म रखने की हमें जरूरत है, ठीक है, बाकी जाए बाढ़ में, अपने आप उसको झेलो, ठीक है, डन। ऑर्गन की होता है बेटा, आप करेंगे ये, जैसे गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, जिसका कोई काम होता है आपकी बॉडी में, वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यस, हार्ट हो गया, लिवर, किडनीज, स्प्लीन, ठीक है, अंग जिन्हों बोलते हैं, यस, ऑर्गन को अंग भी बोलते हैं, ठीक है, डन बेटा। चले आगे। अब देखो गर्मियों में क्या हो रहा है, गर्मियों में तो बेटा आगे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी क्या करती है, बॉडी कहती है यहाँ से हीट बाहर फेंको। अब बाहर फेंकने का क्या तरीका अपने पास, भाई अपनी हीट बाहर फेंकोगे तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, अंदर से हीट बाहर फेंक रहे हो तो परस्पिरेशन होती है, पसीना आता है। जब पसीना आता है, ठीक है, उससे हीट रिलीज नहीं होती, याद रखना। जब वो पसीना सूख जाता है तब आपको ठंडक महसूस होती है, समझ रहे हो, इसको बड़े ध्यान से समझना। जब पसीना आएगा उससे एकदम ठंडक नहीं होगी। जब आप बहुत ज्यादा गर्मियां है बाहर और आप पक्खे के नीचे आके बैठते हो, पसीना सूख जाता है, जब पसीना सूख जाता है तब ठंडक महसूस होती है आपको, तब लगता है यार अब चैन आया मेरे को, डन। बट अगर हम उल्टी बात करें, अगर हम जैसे अब आजकल टेम्परेचर हो रखा है, आजकल टेम्परेचर क्या हो रखा है, 2 दिन बारिश पड़ती है, तीसरे दिन इतनी तगड़ी धूप लग जाती है, उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बाहर, उमस, उमस जिसको बोलते हो आप हिंदी में, उमस बहुत बढ़ जाता है बाहर, बढ़ जाता है ना। तो समझ लगा यूट्यूब वालों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो उससे क्या होता है कि बाहर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर आप में पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी कह रही है बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, अब वो पसीना सूख नहीं रहा, क्यों, बाहर, क्योंकि बाहर कहीं अगर आप में पसीना सूखता तो कहीं तो जाता है ना, एयर में जाता,
ठीक है ना। एयर में तो आगे ही बहुत पानी भरा हुआ है, बारिश के कारण बारिश हो रखी है, वहां पे वाटर वेपर पूरी हो रखी है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब आज पढ़ेंगे, जब 100% होती है, तो आप चीज जब भी आपका पसीना, पक्का भी चलाया होगा, सूख नहीं रहा होगा और पसीना आता है, ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो रहा है, एसी चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, पसीना जब आपका नहीं सूखता तो बॉडी की हीट जमा होती रहती है, समझ रहे हो। आर यू डन विद दिस? इतना समय लग गया। चलो अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे जो कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कि ये वाला कंसेप्ट कर लिया, स्वेटिंग प्रोड्यूसेस कूलिंग सेंसेशन बिकॉज स्वेटिंग इज कॉजिंग इवेपोरेशन, ठीक है। इन समर्स वाटर इज स्टोर्ड इन पिचर्स और फॉर कूलिंग। आपको पता होगा कि जब पुराने लोग थे तो वो ना पानी को ठंडा रखने के लिए घड़े का इस्तेमाल करते थे, घड़े का, वो ब्राउन सा कलर का गोल सा घड़ा होता था, उसको बोरियों से ढका जाता था, मटका, यस, मटका। मटका जब वो अर्थ से बनता है तो बेटा उसको अगर आप रखते हो ना एक जगह, तो वो थोड़ा सा लीक करता रहता है हमेशा हर जगह से, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो सरफेस है, ठीक है ना, वो प्रॉपरली पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसमें थोड़े छोटे बहुत माइन्यूट से छेद होते हैं, इसलिए वो उनका कांटेक्ट कहाँ पे रहता है, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा सा सिमटा रहता है बाहर को, ठीक है ना। यस, यस, यस। उसका जब एयर से कांटेक्ट होगा और उसमें वाटर वेपर जब उड़ जाएंगे एनर्जी लेके सारी की सारी, तो अंदर क्या हो जाएगी, ठंडा रहता है वो, ठीक है ना। पज पजरना पजरना पाजरना, क्या है? ओके ओके, शुभम, गुड। यस, ठंडा रहता है, अर्थन पॉट ठंडा रहता है, इसीलिए अगेन वेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कंसेप्ट का समझ लग गए। ये वाला आपको बताया कि ईथर अगर आप हाथ में डालते हो, स्पिरिट अगर हाथ में डालते हो, तो वो जब उड़ जाता है उसके कारण आपको ठंडक महसूस होती है। डन, ठीक है। एकदम इतना तो समझ लग गया ना बेटा। चलो आगे चलते हैं। जब आपको कभी बुखार होता है तो आपने बॉलीवुड में बड़ा देखा होगा कि एक माता जी अपने बेटे के, जब जिसको बुखार हो रखा है 100 102 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे माथे माथे पे ना एक वो कॉटन का रखते हैं, कपड़ा रखते हैं ठंडा प्यो के, ठीक है ना। अगेन क्या होता है, जब आप ठंडा पट्टियां रखते हो ऊपर मत्थे पे ठंडा करके, तो वो क्या होता है, हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, पानी सूख जाता है, जब पानी सूख जाए इवेपोरेट हो जाता है, आपका यहाँ पे टेम्परेचर डाउन आ जाता है। बोलते हैं ना जिसको 102 103 104 बुखार हो, ठीक है ना। यस, तो उसके ऊपर ठंडी पट्टियां की जाती हैं, ठंडी पट्टियां करो ताकि इसका टेम्परेचर हो कम किया जा सके। अब समय लग रहा है, हर चीज का एक लॉजिक होता है। डन बेटा, ओके। बुखार ठीक नहीं हो जाता, बुखार कम हो जाता है। तो आपका अगर 102 103 डिग्री होगा तो वो कम होके 100 के लाके पहुंच जाएगा, तो इतना ठीक हो जाएगा। साइंस इज टू इजी। यस बेटा, जो आप काम कर रहे हो हर उसके पीछे साइंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेजर्ट कूलर। जो आप कूलर घर में यूज करते हो उसमें भी साइंस है। क्या साइंस है? देखो, वेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बस। क्या आपने देखा होगा कि जब आप मोटर वाला पंप चलता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर में। यस, यस, यस बेटा, मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो पहले आप बात कर रहे हो कि बहुत ज्यादा गर्मियां है बाहर, ठीक है ना, तो आप घर में कूलर चलाते हो, वो क्या नेरिया लाता है, हाँ मजा आया था सोने का, एसी की जरूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है ना। तो क्या करते हो बेसिकली, वो ठंडा कैसे करता है, वो ठंडा करता है, अगर आप ध्यान देखो उसमें एक पंप लगा होता है, पानी भरते हो, पंप लगा होता है नीचे, वो पानी ऊपर जाता है और उसके परों पे पड़ता है, परों पर मतलब समझ रहे हो, जो उसके साइड वाले एरिया होते हैं, है ना। बेटा कभी कभी ना पंजाबियत आगे आई जाती है ना। अनेरिया का मतलब होता है विंड, बहुत ज्यादा विंड आती है उसमें, बहुत ज्यादा ठंडक आती है उसमें, ठीक है ना। ओके, सो जो उसके पर होते हैं, जो उसके साइड वाले एरिया होते हैं, उसके अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें किस जगह से, कौन से मटेरियल से बने होते हैं वो। यस, 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 बहुत बढ़िया सोनिया। तो घास घास नहीं लग रहा तो है कैसा, घास घास के पर बने होते हैं उसके। तो वो क्या कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वो उनका कांटेक्ट किसके साथ होता है, अगर देखो कोई बंदा इतना सियाना बने और वो क्या करे कि मैं कूलर बनाता हूँ बेटा, तो कूलर की जगह उसने क्या कर दिया, पर तो बना दिए, पर में कहीं पे हवा के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, तो क्या वो कूलर ठंडा कर पाएगा? नहीं।
सबसे पहली कंसेप्ट यही होता है कूलर का कि पहले हवा के साथ कांटेक्ट कराना होता है आपको। तो हवा के तभी उसमें छोटे 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 छेद किए जाते हैं, है ना, ठीक है ना, तभी ताकि एयर बाहर से अंदर आ सके, क्योंकि जब वो पंखा चलेगा तो बाहर से एयर को खींचेगा, समझ रहे हो, बाहर से जब वो एयर को खींचेगा अंदर की तरफ, तो क्या कराएगा, जब वो परों के साथ होके जाएगी तो वहां पे इवेपोरेशन हो जाएगी, जब इवेपोरेशन हो जाएगी तो वो जो चीज है वो ठंडी हो जाएगी। यस, यस, तो वो क्या होता है, तो आपको ठंडक महसूस होती है, ठंडा आता है। ये तो हो गया जब जून जुलाई की गर्मियां होती है। पर क्या ये कूलर तब भी वर्क करता है जब बाहर आज जैसा मौसम है? तब क्या वर्क करेगा कूलर? जब बहुत बारिश हो जाती है 2 दिन बाद, इतनी धूप पड़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि बेटा पखे के साथ ये मोटर चलाने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल पखा चला लो और पखा चला के सो जाओ। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर मोटर चलाओगे तो और ह्यूमिडिटी कॉज करेगा वो। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, कंडेंस, अब क्या कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा, इवेपोरेशन नहीं हो रहा। जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो वो ठंडा नहीं करेगा, ऐसी जगह पे सिर्फ एसी वर्क करता है बेटा। ठीक है जी, डन। यस, यस। बेटा आज तो यहाँ पे भी ठंड हो रखी है काफी अच्छे, ठीक है ना मौसम। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से समझो, ये चीजें होती हैं नोट करने वाली। क्या पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है कि जब विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इंपैक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बहुत इंपैक्ट करता है, आपको पता है। अगर आपके पास गीले कपड़े हैं, ठीक है, वो जल्दी कब सूखेंगे, वार्म डे पे के रेनी डे पे? ठीक है ना, समझ लग गया, वार्म डे पे। वार्म डे पे क्यों सूखेंगे? क्योंकि जब वहां पे वार्म होगा, जब वहां पे गर्मी होगी, वहां पे एयर में मॉइस्चर कम होगा, वाटर वेपर की कमी होगी, तो वाटर कहां से अंदर आएगा, कपड़ों से सारा का सारा वाटर एयर में चला जाएगा। जब हवा बहेगी तो कहां से चले जाएगा, गीले कपड़ों से सारे का सारा वाटर वेपर कहां चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। तो एयर के पास एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है अभी, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो अगर टेम्परेचर उस चीज का, उस जगह का टेम्परेचर वार्म है तो वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। अगर सॉरी अगर उसका टेम्परेचर वार्म है और ड्राई है तो वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। अगर वो रेनी है और ह्यूमिडिटी वहां पे हाई है तो वो कम एक्सेप्ट करेगा। डन। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ द वेपोरेटिंग सरफेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वेपोरेटिंग सरफेस? इसका मतलब बेटा ये होता है, ध्यान से सुनो उसको, एरिया ऑफ द वेपोरेटिंग का मतलब, का सरफेस का मतलब ये होता है, अगर मैंने एक बहुत बड़ी चादर है, उसको पानी से भिगो के और धो धा के मैंने ऐसे ही फेंक दिया, बाहर सूखने के लिए फेंक दिया, क्या वो जल्दी सूखेगी? या जब मैं उसको खिलार के पूरी दीवार, मतलब पूरी मतलब होता है ना, जो नीचे को खिलार के डाल के अच्छे से उसको फैला के डालूंगा, तब वो जल्दी सूखेगी। कब जल्दी सूखेगी? खिला के, जब मैं अच्छे से उसको फैला के डालूंगा, ठीक है ना, खिलार के या फैला के, ठीक है ना, ओके। तो जब मैं फैला के या स्प्रेड करके उसको अच्छे से चादर को रखूंगा नीचे को, तो वो अच्छे से सूख जाएगी। इसका फिजिक्स क्या बोलती है कि जब मैं खिलार के डालता हूँ कोई चीज तो उसका एरिया क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। जब मैं इकट्ठे करके कर रहा हूँ चीज को तो उसका एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कब जल्दी सूखेगी? जब उसको खिलार के डालूंगा, जब उसको स्प्रेड करके डालूंगा, जब उसको फैला के डालूंगा, तब उसका क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। डन बेटा, यूट्यूब वाला समझ आ रहा है? यस, फैला के, उत्तरा टंडन, गुड। चले आगे, डन। तो रिमूवल ऑफ द वेपर, rate of removal of the vapor. Evaporation increases if the vapor is continuously removed from above the evaporating surface. Wet clothes dry quicker on a windy day. तो अगर हवा चल रही है, अगर बारिश नहीं हुई अभी, सिर्फ हवा चल रही है,
तो आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्यों जल्दी सूखेंगे बेटा? क्योंकि जब हवा चलेगी तो वो सारे का सारा आपका जो सूख रहा है वेपर है उसको साथ लेके चले जाएगी। जब सूख ले चले जाएगी तो आप ठंडा हो जाएगा, वो कपड़ा जल्दी जल्दी सूख जाएगा। डन, चले आगे। और एक दिन आपने ऐसे कपड़े डाले हैं जब हवा नहीं चल रही है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए। चले आगे। एक आपको जल्दी जल्दी आप एक काम भी करते होते हो, देखो जब कभी आपको आपके सिर के बाल सुखाने होते हैं सर्दियों में, ठीक है ना, तो आप ब्लोअर का यूज करते हो। वैसे उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल पक्खे से भी चला लोगे ना, पक्खा रख लोगे, वो भी जल्दी सुखा देगा आपके बाल। ड्रायर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको वार्म रखोगे उसमें अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है ना। गर्म हवा डालने का क्या मतलब है कि वो आपका जो मॉइस्चर है, आपका जो एवेपोरेशन के कारण एवेपोरेशन है वो ज्यादा कॉज करेगा। यस, वॉशिंग मशीन में भी बेटा यही चीज करती है, एवेपोरेशन हो रहा है वहां पे, इंक्रीज हो जाता है, इतनी तेजी से उसको घुमाते हैं कि वो सारे का सारा पानी सूख जाता है उसमें से। यस, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं, बहुत काम करना है अभी हमें। So we have done this. Now we move to do this. तो हमने पढ़ा अभी वेपोरेशन। वेपोरेशन का एक और जगह हम बहुत अच्छा यूज करते हैं, वो है रेफ्रिजरेटर और एसी। दोनों में हम यही कंसेप्ट का यूज करते हैं, वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का। कैसे यूज करते हैं यही मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक गैस होती है, एक वोलाटाइल लिक्विड होता है, जिस आपने देखा होगा कि काली काली सी कॉपर की कॉइलिंग होती है। एक नीचे अगर आप देखा होता, पुराने जो फ्रिज फ्रिज होते थे सॉरी, पुराने जो फ्रिज होते थे उसमें नीचे एक मोटर लगी होती थी, पंप लगा होता था जिसको बोलते थे कंडेंसर, ठीक है ना, ब्लैक कलर का। और साथ में पाइपें लगी होती थी कॉपर की, काली सी ऐसे ऐसे करके, है ना, वो बोलते हैं इवेपोरेटर, ठीक है। डन। और सबसे ऊपर होता था, क्या कहते हैं आपका, फ्रीजर, जहां पे ठंडा होता है सबसे ज्यादा। यस, हाँ। तो कंडेंसर का क्या काम होता है बेटा, उसमें एक वोलाटाइल लिक्विड पड़ा होता है, वो उसको आप CFC बोलो, HCFC बोल लो, R32 बोल लो, R141A बोल लो, ये सारी गैसें क्या जो हम यूज करते हैं, फ्रियोन्स बोल लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोल लो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोल लो, ये सारी चीजें के जिनके भी नाम दिए हैं वो सारी एक तरह के हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या है बेसिकली, जब ये फ्रीजर की तरफ जाते हैं, जब आपने पानी रखा बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर में, जब आप पानी फ्रीजर में रखोगे, लेट मी शो यू, जब आप पानी फ्रीजर में रख रहे हो, यहाँ पे आपका टूटा सा है फ्रिज है, बहुत घटिया तरह का फ्रिज बना है, ठीक है। तो ये ऊपर है फ्रीजर, ठीक है। यस, अगर हम पीछे से देखें तो यहाँ इसके नीचे लगा होगा कंडेंसर, कंडेंसर से पाइप ऊपर जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या लेके जा रही है ऊपर, एक लिक्विड को लेके जा रही है ऊपर। किस स्टेट में अभी लिक्विड, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में, यहाँ पे लिक्विड अभी लिक्विड स्टेट में। हमने कौन सा लिक्विड डाला है इसमें, कोई भी पानी नहीं डाल सकते बेटा, ठीक है ना। पानी क्यों नहीं डालेंगे इसमें, सोचो, ये कंडेंसर पानी लेके जा रहा है ऊपर, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत है बेटा, ठीक है। तो हमें तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो जल्दी उड़ जाए और जल्दी उड़ के किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे वो लिक्विड है, लिक्विड से जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज तो एक है हमारे पास गैस, उसका नाम है फ्रियोन या CHFC, ठीक है ना। तो अभी जो है ये सारे का सारा कंडेंसर क्या कर रहा है, इन पाइपों से लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर कहाँ लेके जा रहा है, फ्रीजर में। हम फ्रीजर की बात कर रहे हैं। फ्रीजर में आपने अभी अभी पानी डाल के रखा 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे फ्रीजर में, यहाँ पे आपने पानी रख दिया, लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्रीजर में पानी डाल के रख दिया, ठीक है, 25 डिग्री पे टेम्परेचर। अब देखो फिजिक्स का लॉ देखो कितना आसान है, ठीक है। फिजिक्स क्या कहती है कि अगर ये 25 डिग्री पे है और दूसरा अंदर का टेम्परेचर कितना है, लो ही होगा फ्रीजर का, ठीक है। ये पानी अभी 25 डिग्री पे है, ये वाला पानी, ठीक है।
अगर ये 25 डिग्री पे है, 25 डिग्रीज, एक मिनट, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, जीरो, कंपैरेटिवली जीरो होगा। तो क्या होगा, हीट कहां से कहां मूव करेगी, ध्यान से याद करो, हीट विल मूव फ्रॉम यहां से यहां की तरफ, ठीक है। अब ये पाइपों में कितना लिक्विड है, लिक्विड में था जो, अब वो लिक्विड ये एनर्जी ले लेगा, ठीक है, और खुद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वापस दूसरी पाइपों के थ्रू कहां पे नीचे चले जाएगी, कंडेंसर पे। कंडेंसर का क्या काम है, जब ये गैस बन जाती है इसको दोबारा लिक्विफाई करना, इसको दोबारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना और फिर से पंप करना ऊपर को, बस यही काम है। अब क्या होगा, जब दोबारा ऊपर को पंप करेगा तो और हीट इसके अंदर से ले जाएगा और टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और ज्यादा ये हीट ले लेगा। तो ये अगर हीट दे ही जा रहा है बेचारा बंदा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सॉलिड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ये बन जाएगी इसकी बर्फ, ये बन जाएगी इसकी बर्फ। डन बेटा, आइस बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइस जमा हो रही है, तो ये बन गई आइस। ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब इसकी आइस नहीं बन जाती। जब आइस प्रोसेस बन गई फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। डन बेटा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से ये एवेपोरेट होता रहेगा, यहाँ से हीट ये छोड़ देगा, ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे ये हीट छोड़ता रहेगा, 25 डिग्री से पहले 10 डिग्री में आएगा, 10 से 0 डिग्री में आएगा, 0 से ये 0 डिग्री लिक्विड से 0 डिग्री किसमें बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री लिक्विड में, 0 डिग्री सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा बेटा, अब समझ लग रही है, ठीक है। ये आपकी है वर्किंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ओके बेटा चांदनी, आई विल रिपीट अगेन वंस मोर। तो क्या हमारे पास पड़ा होता है बेटा, यहाँ पे एक पड़ा होता है कंडेंसर नीचे, ठीक है। इसका काम क्या है, कुछ नहीं है, ये इसके साथ पाइप पे कनेक्ट होती है। अब तो ये जो नए आपके पास रेफ्रिजरेटर आ गए, ये इसमें नहीं, ये सब कुछ अंदर ही होता है इसके, ठीक है ना। अब देखो, तो इसमें जो पाइपें पड़ी होती हैं, इसमें एक लिक्विड ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीऑन या वोलाटाइल कंपाउंड्स। कोई भी वोलाटाइल कंपाउंड, इट कैन बी फ्रीऑन्स, कोई भी गैस हो सकती है। आपके आप बोलते हो ना जो एसी लगा होता है उसमें भी गैस पड़ी होती है, कई कहते हो कि यार एसी ठंडा नहीं कर रहा क्योंकि इसकी गैस निकल गई है। तो वो गैस कौन सी होती है, वो होती है फ्रीऑन्स, HCFC, बहुत सारी होती है, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे। अब आप R132 आई, अभी ये भी फेज आउट हो रही है धीरे धीरे। R141 हो चुकी है, ठीक है ना। ये सारी गैसेस होती हैं। इन गैस का क्या काम होता है, ये जल्दी उड़ जाती हैं। दीज आर वोलाटाइल का मतलब पेट्रोल की जैसी होती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी भी हीट एनर्जी लेंगी तो बड़ी जल्दी उड़ जाएंगी। जब थोड़ी सी भी हीट एनर्जी एक्सेप्ट करती है और जल्दी ही इवेपोरेट हो जाती है, तो ये क्या कॉज करती है, इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। समझ रहे हो। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, यहाँ पे वो है 25 डिग्री पे, हमने एक पानी का जग रखा अंदर बर्फ जमाने के लिए, 25 डिग्री पे पड़ा है क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर से उसको पानी भरा भी, ठीक है ना। ये 25 पे है, यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर फ्रीजर में मान लो 10 या 15 होगा, ठीक है ना। तो आपको नेचुरली पता है कि heat will travel from a body at higher temperature to a body at lower temperature। तो अब यहाँ पे जो तारे लगी हैं, तारे जो पीछे पाइपें लगी हैं, पाइपों में लिक्विड आ रहा है। लिक्विड का कौन सा टेम्परेचर है, लिक्विड अभी लिक्विड का टेम्परेचर है ना। तो लिक्विड जब हीट एक्सेप्ट करेगा तो क्या कन्वर्ट करेगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा, या वेपर में अगर बोलूं तो वो और किसी स्टेट में चले जाएगा, वेपर में चला जाएगा। वेपर जब एक्सेप्ट कर लेता है हीट बेटा, तो अगर ये हीट एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे हीट लूज भी तो हो रही होगी। पहले 25 से 20 में आएगा, 20 से 15 में आएगा, 15 से 10 टेम्परेचर आएगा, 10 से 5 और 5 से 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब क्या होगी, जो गैस है, वो जो लिक्विड है, वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है ये सारी की सारी, और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ये गैस कहाँ जा रही है, नीचे को, कंडेंसर के पास। कंडेंसर का काम ही देखो कंडेंस करना होता है। कंडेंस मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना। कंडेंसर का दो ही काम है, एक तो गैस को करना दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट, और उस लिक्विड को बाद में ऊपर भेजना, बस ये काम है इसका रेफ्रिजरेटर का। दिस इज द होल प्रोसेस दैट इज वर्क।
ओके डन। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फिर तुम सारे लोग, ठीक है। मैंने एक कमरा है जिसको मैंने बंद कर दिया, जहां से बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा, ना अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। एक पक्खा चल रहा, एक पक्खा भी नहीं चल रहा, कमरा ऐसे पड़ा, 25 डिग्री उसका टेम्परेचर है। तो मैं बड़ा सियाना बना, मैंने कहा भी मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है शायद, तो मैं क्या करता हूँ कि दरवाजा खोल के ना फ्रिज का बाहर बैठ जाता हूँ उसके, तो मेरे को ठंडी हवा आती रहेगी। हाँ, क्या मजा आ रहा है। अब यू शुड नो, आप मेरे को बताओ, उस रूम का टेम्परेचर नंबर 1 इंक्रीज होगा, नंबर 2 डिक्रीज होगा, नंबर 3 इट विल रिमेन द सेम, ठीक है, और नंबर 4 इट विल हैव नो इम्पैक्ट, नन ऑफ द अबव। क्यों बेटा इंक्रीज क्यों होगा? ठंडा तो आपको लग ही रहा है, किसी को ये नहीं लग रहा कि ठंडा लग रहा है? अनिकेत सेम क्यों रहेगा बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबने एक एक आंसर चुन लिया। दिस इज द यूपीएससी सीएपीएफ क्वेश्चन, ठीक है। ये यूपीएससी 2000 आई थिंक 16 या 17 में आया था क्वेश्चन। खुद सोचो बेटा, गुड सौरभ गुड, खुद सोचो। मैंने बोला बाहर से हीट अंदर नहीं आ रही, अंदर से बाहर नहीं जा रही, तो ऐसा कमरा है कोई। रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट। दीवारा चालू मतलब दीवारा खोल के मैं बैठ गया हूं, दरवाजा खुला रह गया मेरे से, उस एरिया का या उस कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जो लोग इंक्रीज बोल रहे हैं उनका क्या लॉजिक है, जो लोग डिक्रीज बोल रहे हैं उनका क्या लॉजिक है, वो लॉजिक लिखो, इंक्रीज डिक्रीज मत लिखो, लॉजिक लिखो, लॉजिक। कैसे सोचा आपने आंसर? जो लोग सेम लिख रहे हैं उसका भी बोलो, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्या लॉजिक है बेटा, क्यों नहीं होगा कुछ? हम बेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ, हमने दरवाजा खोल के बाहर आ चुके हैं हम, और हम उस कमरे का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम दरवाजा खोल के, ठीक है, तो बाहर आ चुके हैं। अब बताओ उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, विल रिमेन स्फेयर और नन ऑफ द अबव। फ्रीजिंग से कूलिंग के कारण क्या होगा बेटा? यस, अफेक्ट तो होगी, पर उसको कैसे अफेक्ट होगी? संकेत बेटा ये क्वेश्चन देखो ऐसा है कि मैंने एक कमरा लिया है, उसमें सिर्फ की सिर्फ फ्रिज है, पक्खा तक नहीं है, ठीक है, और वो कमरा ऐसा है कि ना तो वहां से हीट अंदर आ सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? इतना है। और मैंने क्या किया, दरवाजा फ्रिज का खुला छोड़ दिया है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है ना। अब आपने मेरे को बताना है वो, क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। वो कमरा इस तरह से सील किया गया है, ठीक है। आपने वहां पे टेम्परेचर रखा है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई थर्मोमीटर लगा के रखा है, तो वो टेम्परेचर ज्यादा शो करेगा या कम शो करेगा या सेम शो करेगा, भाई उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, या इनमें से कोई आंसर नहीं है। कम शो करने का मतलब है, आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर ठंडा हो रहा वहां का, इंक्रीज का मतलब है वहां पे गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, ये बताना, इसका मतलब ये है, ध्यान से इसको समझो। सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं, गुड, दैट्स वेरी गुड। कोई भी आप आंसर सोच रहे हो बेटा, बट यू आर नाउ थिंकिंग साइंटिफिकली, ठीक है ना। कोई भी आंसर सोचो, इट्स ओके।
इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, बट आप सोच तो रहे हो। अब देखो कितने आंसर आ रहे हैं मेरे पास, और यूट्यूब वाले भी उतने ही आंसर भेज रहे हैं मेरे को, है ना। तो दैट्स वेरी गुड टू सी कि भाई आप सारा सोच रहे हो, लॉजिक सोच रहे हो उसके पीछे, ठीक है ना। तो यही होता है बेटा साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड। जब आप आंसर लिखोगे भी मेंस में या ऐसे में, तो आपको लॉजिकली थिंक करना है, ठीक है। अभी तक हमारा माइंड होता है कि भाई कंसेप्ट को रट्टे मार लो और छोड़ दो। अब मैं सिखा रहा हूं कि उन चीजों का यूज हम कैसे करें। यस यस, ह्यूमिडिटी का इसका कोई रोल नहीं है बेटा पल्लवी। अब सुनो इसका आंसर होता क्या है बेटा। देखो, जब ये आपने देखना है कि भाई आपको बोला जाता है ना कि गर्मियों में सबसे पहला मम्मी बोलते हैं आपके कि बेटा इसको खोल के मत छोड़ो, इसकी कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और एक ध्यान और रखो कि जैसे गर्मियां होती हैं, आप जब खाना बनाने जाते हो, जो लड़कियां खाना बनाती हैं उनको पता क्या हाल होता है, और ऊपर से अगर आप फ्रिज भी अपने रसोई में ही रखते हो, तो वहां पे अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो सक्शन करता है, एग्जॉस्ट, अगर आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया हुआ है तो उससे तो बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी हो जाती है। यस, वन ऑफ द रीजन इज कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा। रेफ्रिजरेटर को अगर हम खुला छोड़ेंगे तो उसके चिमनी बोलते हैं, यस, तो उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा रूम का, ठीक है। क्यों होगा, देखो ये सिस्टम कब वर्क कर रहा है कि भाई जब तक ये ब्लॉक ऑफ आइस पूरे का पूरा आइस में कन्वर्ट नहीं हो गया, उसके बाद ये बंद हो जाता है, फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है। आपको पता होगा कि ऑटोमेटिक होता है वो, ठीक है ना। आजकल ऑटोमेटिक आ गए सारे के सारे, अब 24 घंटे चलते नहीं रहते। जब उनका टेम्परेचर एक अचीव हो जाता है, आपको अंदर सेट करना पड़ता है थर्मोस्टेट पे कि इतना टेम्परेचर मेरे को चाहिए। जब वो टेम्परेचर अचीव होता है, अल्टीमेटली दे कट डाउन द सप्लाई, कंडेंसर बंद हो जाता है उतने टाइम के लिए, ठीक है। जब आप नया रखोगे, पानी का जग रखोगे दोबारा से ठंडा करने के लिए, फिर वो स्टार्ट हो जाता है, ऑटो कट, है ना, यस, थर्मोस्टेट बोलते हैं उसको। अब देखो आपने क्या कर दिया, दरवाजा खोल दिया, ठीक है। कंडेंसर को क्या लग रहा है बेटा कि मैं चीज ठंडी करने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो चीज ठंडी हो नहीं रही है, ठीक है। वो और सप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे अगर आप खोल के रखोगे फ्रीजर और नीचे नीचे वाले जो जो नीचे वाला होता है, उन दोनों को खोल के रखोगे, कि जदों गड्डी विच एसी चलदा होए। यस यस यस, तो हम क्या सोच रहे हैं अभी देखो। यस यस, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है साहिल ने, ठीक है ना। मैं इसको अभी और लेके जाऊंगा। अभी सोचो क्या हो रहा है, कंडेंसर को यही लग रहा है कि भाई अंदर जो मैं ठंडा करने के बजाय, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेपोरेट हो ही जाएगा, नीचे आएगा, रेटो ये ऊपर भेजी जाएगा, नीचे आई जाएगा, ऊपर भेजी जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कंडेंसर, ऐसा तो 100% एफिशिएंट मशीन तो है नहीं, ये तो गर्मी पैदा करेगा। और जब ये इतना मटेरियल ऊपर लेके जा रहा है तब भी गर्मी पैदा करेगा। आप ध्यान से देखना, हाथ लगा के, वो एक करंट मत खा लेना, पर अगर आप बंद करके ना पहले फ्रिज को, जब आपका चल रहा होगा उसको हाथ लगा के देखना, ठीक है ना। यस 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 यस, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छी बात है। इंद्रजीत सिंह गुड। तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर उनका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बाहर कंडेंसर गर्म है, पीछे का सारा उसका जो पाइप है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो रेगुलर काम कर रही है, रेगुलर ठंडा करने की कोशिश कर रही है, बट वो ठंडा नहीं हो रहा। ठंडा कौन सी चीज होती है बेटा, जो फ्रिज के अंदर चीज पड़ी होती है, फ्रिज के बाहर चीज ठंडी नहीं होती। वो काम एसी का होता है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, लग गई समझ अब। नहीं तो आप तो फ्रीजर ही खोल के बैठे रहोगे, भाई मैं इसी की तरह बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। अब समझ लग रहा है इस चीज को। एक लड़का था शायद साहिल, उसने बहुत अच्छी चीज बताई थी। आप इसको ऐसे भी समझो, आपने गर्मी में गड़ी गाड़ी खरीद कर रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, ठीक है। जो आपको सियाने लोग होते हैं ना, जो मतलब आपको बताते हैं अच्छी चीजें, वो ये बताते हैं कि सीधा जाके गाड़ी में 6 नंबर पे या 5 नंबर पे आपने एसी नहीं ऑन करना, उससे गाड़ी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। क्यों, कैसी ठंडी होगी, जब आप एक बार हवा उसको अंदर से बाहर निकालोगे पहले, ठीक है ना। जब आप वो गर्म हवा बाहर निकाल दोगे तो वो गाड़ी उतनी अच्छी कूलिंग करेगी। डन बेटा। पर हमने क्या करना है, अपना जाके सबसे पहले ही एसी ऑन करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा, हर जगह पे देखो साइंस है बेटा,
हर जगह पे ही साइंस है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट है, हम आगे जाके और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो लेट्स डू। आप बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया, इसको आप पढ़ के ना अच्छे से समझ लेना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सेम है कंसेप्ट, वही है जो मैंने आपको बताया, वही कंसेप्ट चल रहा है। डन बेटा, आगे चले। हम ये कंसेप्ट करके आए हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है। तो एक होती है सिंपल ह्यूमिडिटी, एक होती है, लिखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सेम एज डेंसिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के यूनिट होते हैं सेम एज डेंसिटी, याद रखो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि भाई आपके वाटर वेपर कितने वाटर वेपर है, मतलब आपके उसमें पानी में, मतलब जो भी एयर लिया है उसमें कितना वाटर वेपर है, ये चीज नोट करनी है, ठीक है ना। तो हम उसको डेंसिटी, कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तब हम बात करेंगे व्हेन द लिमिट इज रीच, ये देखो ध्यान से पढ़ो। Relative humidity is defined as the ratio of the mass of the water vapor in a given volume of air to the mass required of saturating the same air of the same temperature। कहने का क्या मतलब है, अगर बाहर वाली एयर में अगर मैं बोलूं कि 50% ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब है कि 50% ही उसमें वाटर वेपर है, अभी 50% उसमें कंसेप्ट है, मतलब भूख है एक्सेप्ट करने की वाटर वेपर को, समझ रख लो। अगर मैं 60% बोल रहा हूं तो इसका मतलब 40% उसमें और वाटर वेपर ऐड किए जा सकते हैं 100% तक, ठीक है ना। अगर 70% तो 30%, अगर 90% तो 10%, अगर 95% तो सिर्फ 5%, ठीक है ना। तो सबसे कंफर्टेबल लेवल कौन सा होगा बेटा, 95 वाला या 60 वाला? ध्यान से सोचो, आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, कूलर के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? यस, जितना कम लेवल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होगा उतनी सूखी एयर होगी, उतना उसमें ज्यादा चांस है कि भाई और वाटर वेपर को अंदर समा सके वो, ठीक है ना। ये समझ लग गया। अगर 95% है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ 5% और एक्सेप्ट कर सकती है, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका क्या मतलब है कि ये कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आप बाहर आपको पसीना आ रहा है तो ये आपका पसीना अब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो और पसीना आएगा, जब और पसीना आएगा तो आपका ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको बोलेगा कि भाई या तो आज बहुत ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मनप्रीत कौर, यस बेटा, आई विल रिपीट अगेन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जितना आपका एक्चुअल वैल्यू है, सपोज, ठीक है ना, जितनी भी आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है उस टेम्परेचर पे, अगर 25 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली वैल्यू है, डिवाइडेड बाय वो 20 डिग्री हाई टेम्परेचर पे 100% करने के लिए मेरे को कितनी चाहिए होएगी। तो ये वैल्यू की, ये डिमेंशनलेस वैल्यू है, ये हमेशा याद करना। डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्या बताती है, ये इट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज टर्म्स, 50%, 60%, 70%, ऐसे करके होगा हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक जगह वहां का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वहां का अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं बाहर की, ठीक है, तो वहां में 70% है, तो इसका मतलब 70% उसमें वाटर वेपर है, सिर्फ 30% उसमें खाली जगह है वाटर वेपर और एक्सेप्ट करने की। अगर वाटर वेपर और एक्सेप्ट नहीं करेगी वो, यानी कि 95 या 100% है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो वहां से एवेपोरेशन कॉज नहीं करेगी और बाहर उमस ज्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ये देखो लिखा हुआ है, thus if relative humidity is 50%, एयर कंटेन्स हाफ अमाउंट इट वुड कंटेन व्हेन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है अगर उसमें 100% ही वाटर वेपर होते, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50% है। अगर मैं 60% वाटर वेपर बोल रहा हूं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है एक्सेप्ट करने की, 40% है। समझ रहे हो, 70-30, 80-20, 90-10, 95-5,
100 0। समझ रहे हो, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी इसका मतलब क्या है, अब वो और वाटर वेपर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उमस होगा। चले बेटा आगे। बेटा ग्राम किलोग्राम पढ़ लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डाल लो या ग्राम कर क्यूबिक मीटर डाल लो, वन एंड द सेम थिंग, द सेम यूनिट एज डेंसिटी। पल्लवी ठीक है, आगे चलें। ओके, ये चीज पढ़ के देखो जरा, ये आप सबने ऑब्जर्व भी की होगी आपके घर में। यस, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाहर बहुत ठंडक हो और अंदर आप कमरे में ब्लोअर लगा के और हीटर लगा के बैठे हो, बड़े अच्छा। नहीं बेटा और भी लगेगी, टेंशन क्यों ले लेते यार तुम लोग, करवाऊंगा ना मैं करवा रहा हूं अभी, सुन लो, उसके बाद आपकी एक और क्लास लगेगी। खुश रहो यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मैं वो भी ज्वाइन करवा के जाऊंगा तुम्हें, ऐसे नहीं जाने देता। यस, हिस्ट्री की, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई जैसे बाहर बहुत ठंडक हो, ठीक है, और आपका जैसे मैं चश्मिश हूँ, आप भी जिसमें काफी लोग होते हैं जो चश्मिश होते हैं, तो मैं बाहर से आ रहा हूँ अंदर, अंदर आ रहा हूँ और मैंने देखा कि भाई मेरे कमरे में बड़े अच्छे से हीटर चल रहा है, भाई ब्लोअर चल रहा है, मतलब पूरा कमरा का टेम्परेचर मैंने करके रखा 35 डिग्री टेम्परेचर। बाहर 0 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर कमरे में। तो मैं जैसे बाहर से अंदर आऊंगा, बाकी मेरी बॉडी तो एडजस्ट करनी शुरू कर देगी, बट मेरा जो चश्मा है वो 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। बाहर से जब अंदर आएगा तो एकदम से यहाँ पे धुंधली सी होना शुरू हो जाएगा। आपको जो चश्मे डालते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि एकदम से जैसे वो ठंडा होना शुरू होता है तो वो मतलब गर्म होना शुरू होता है, तो यहाँ भाप सी बननी शुरू हो जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है एकदम से, ठीक है ना। यस, वो क्यों होता है, अगेन दिस इज ड्यू टू द सेम कंसेप्ट एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि अंदर जो है, बाहर जो है वो कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अंदर जो है वो ज्यादा होएगी, तो वो जमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, चले आगे। एयर कंडीशनिंग का भी सेम काम होता है बेटा, इस दोनों को पढ़ लेना। पर्सपिरेशन मैंने आपको बता दिया, एयर कंडीशनिंग का काम सेम होता है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की तरह ही एक्ट करता है, वैसे ही इसकी जो एयर है वो जाती है बाहर को, ठीक है। सब तरफ साइंस है बेटा, यस, हर जगह। और ये भी पढ़ लेना कि 1 टन एसी का क्या मतलब होता है, 2 टन का क्या मतलब होता है, ये बहुत जरूरी है। टन का मतलब मास से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है, आज हमने कितना कुछ पढ़ा है ना, इम्पैक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, फिर इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पढ़ा, अभी हम वो पढ़ रहे हैं दोबारा से, ये कंसेप्ट और कर रहे हैं। तो सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 पत्थर रखे मैंने, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैब ऑफ आइस रखा, आइस का एक बहुत बड़ा पत्थर सा रखा, स्लैब रखा, और उसके ऊपर से लेकर नीचे तक ना यहाँ पे 10 किलो वेट और इधर भी 10 किलो वेट, और इन दोनों को जोड़ रही है एक स्टील की वायर, ऐसे करके। डन बेटा। अब आप क्या देख रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर पड़ रहा है, नीचे को खींच रहा है इनको कोई, तो आपको लगता है क्या ये वायर इसको ऐसे करके स्लाइस कर देगी, दो तरफ स्प्लिट कर देगी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे नीचे जा रही है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसको काटते हुए, ऊपर से अपने आप जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये नीचे गिर भी जाएगी तो ऊपर ब्लॉक का ऐसे ऐसा ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। लग गई समझ। इस रीज को, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या बोलते हैं हम उसको, रेगुलेशन, यस, रेगुलेशन। कट नहीं होता बेटा, जैसे वो उसको काट रहा है, क्योंकि बहुत महीन कट है, महीन मतलब बहुत छोटा कट है, ऊपर से उतना टाइम अपने आप जुड़ भी जाता है, वो कैसे हम बात करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर मैं नीचे को खींच रहा हूं तो मैं इसके ऊपर क्या बढ़ा रहा हूं बेटा, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो उसका इम्प्योरिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखो लिखा हुआ,
Here we note down if a pressure a substance contracts on melting, as in the case of ice, its melting point is lowered by an increase in temperature. तो जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। If a substance expands on melting, as in the case of paraffin wax, its melting point is raised by an increase of प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। कैसा, इसको मतलब समझो क्या हो रहा है। अभी मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मैंने कहा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो आइस के संपर्क में ये जो आई है तार, वो उसको काट रही है, क्योंकि लिक्विड को कटना आसान होगा ना। देखो अगर मैं ग्लास में रख के उसको काटने की कोशिश करूं, तो पानी को रख के उसको काटने की कोशिश करूं, बड़े आराम से कट जाएगा। बट सॉलिड को काटने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि बेटा सॉलिड जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तार जैसे जैसे नीचे जा रही है, नीचे क्यों जा रही है बेटा? प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है तो उसके ऊपर जो है, जहां पे प्रेशर पड़ रहा है वो जगह लिक्विड हो रही है, वो लिक्विड हो जा रही है, ठीक है ना। बट जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ ऊपर ऊपर वाला पानी एकदम से जमना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये तार नीचे तक आ गई है, लेकिन ये ब्लॉक दो हिस्से में नहीं डिवाइड हुआ, ठीक है। यस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, समझ रहे हो। अब ये जैसे आइस स्केटर है, ठीक है ना। अगर आप आइस के ऊपर, जो होता है ना आइस स्केटिंग किसके ऊपर करते हैं? बर्फ के ऊपर करते हैं। तो बर्फ के ऊपर आप चलना चाहोगे तो एक तो आप चल नहीं पाओगे, पहले तो इतना छोटा अगर आप रख रहे हो, देखो ये स्केटिंग के नीचे ना बहुत जितना मतलब बहुत ही छोटा होता है इसका सरफेस कांटेक्ट में, ठीक है ना। तो इस पे तो चलाया नहीं जाना चाहिए आपसे सॉलिड आइस पे। बट क्या होता है बेटा, देखो ये इतनी जल्दी स्लाइड क्यों कर पाते हैं सारे के सारे आइस स्केटर? क्योंकि जैसे ही प्रेशर डालते हैं, ठीक है ना, जैसे ही इनका जो बूट है वो छोटा वाला आगे वाला हिस्सा है जो बहुत ही तीखा होता है, तो जो आगे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है इसका, सॉरी, जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, तो जैसे ही प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो पानी जो बर्फ होती है उसके साथ में लगी हुई, ठीक है ना, वो पिघल जाती है, पानी हो जाता है। तो ये स्किड करते हैं, आपने देखा होगा ये कितने कितने जंप मार लेते हैं, कितने कितने स्लाइड करते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, आइस स्केटिंग में। तो ये स्केटिंग क्यों कर पाते हैं? दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या करता है बेटा? रेगुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो किसी भी बॉडी का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे चला जाता है, और वो चीज है, अब अगर वो सॉलिड थी तो वो लिक्विड चीज में ही कन्वर्ट होके रहेगी। जैसे हमने नमक डाला था, याद है आपको? नमक डाल के हमने क्या किया था, ठीक है ना, नमक डाल के हमने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। डन, ओके। इस चीज को हम बोलते हैं, इस स्लाइड को ध्यान से देख लेना एक बार दोबारा से। ये मतलब होती है रेलिगेशन, इस प्रोसेस का नाम होता है रेलिगेशन। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या है? देखो, व्हेन वी पुट साल्ट ऑन द प्योरिटी, ये पता ही आपको, मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा? बढ़ जाए। अगर 100 डिग्री पे है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ये यू शुड नो। हाँ, ठीक है जी, ओके। नाउ आई एम लीविंग यू विद द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यस यस, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। Cooking food in a pressure cooker has various advantages apart from cooking in short time, such as, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए भी ट्रू है, दो भी ट्रू है, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास, लिख लो ये ऑप्शंस, दो भी ट्रू है और तीन भी ट्रू है ओनली। सी ऑप्शन इज 1 and 3 ओनली, और फोर्थ ऑप्शन इज 1, 2 and 3, तीनों ही ट्रू है। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपने कल सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, ठीक है। इसको कल सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन आपको बता दिया, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इसको डिस्कस करो, ठीक है। तो tomorrow we will start with another important concept known as
इसको हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमेट्री करके फिर हम करेंगे लास्ट में हमारा एक, इसके बाद आता है 2 टॉपिक्स बढ़ते हैं हमारे पास, वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हीट ट्रांसफर। वो करके वी आर फ्री, ठीक है जी। 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। अगले कल की क्लास लगेगी नहीं, कल तो आपकी सैटरडे है, मंडे और ट्यूसडे तक हो जाएगा ये सारा काम, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली। ऑप्शंस रिपीट कर दूं बेटा, लिख लो ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन की आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, मैं सोच रहा हूँ ना, ले ली है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2, ए ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन इज 2 and 3 ओनली। सी ऑप्शन 1 and 3 only. Number D option is 1, 2 and 3, ठीक है बेटा। मैं क्या क्या कराऊं बताओ ठीक है, आई एम ट्राइंग कि जैसे ये खत्म होता है आपका फिजिक्स वाला, देन वी विल स्टार्ट आइदर इकोलॉजी और ज्योग्राफी। तो हम बात कर रहे हैं अभी मैम से। टाइम टेबल बेटा मैं नहीं बनाऊंगा, टाइम टेबल इज द प्रॉपर काम मैडम, आपसे मैडम से बात करो बेटा, ये मेरा काम नहीं है, ये मैम का काम है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 and 1, 2 and 3, these are the options। नहीं है बेटा, टेस्ट नहीं है अभी, अभी कोई नहीं होगा, मैं बता दूंगा एक दिन पहले जब भी टेस्ट होगा, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो ठीक है, इंग्लिश के वुड, यस जोबन, आज मेरे को याद कराना बेटा ग्रुप में, आई विल सेंड यू व्हाट आर द डिफरेंट और वर्ड्स जो हमने पढ़ने थे, ठीक है ना। कितने वर्ड कर लिया मैंने, 70-80 वर्ड कर लिए ना, और वर्ड भेज रहा हूँ मैं 100, ठीक है ना, 50 भेजूंगा पहले, ठीक है। तो उसको भी पढ़ो, फिर उनका भी टेस्ट लूंगा मैं एक दिन किसी दिन ग्रुप में, ठीक है ना। ओके, ग्रुप में ही ले लेंगे उसको। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय। बुक मैंने एक भेजी है बेटा ग्रुप में, चेक करो उसको, बायोलॉजी, अगर वो समझ लग रही है हिंदी की तो मैं और भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, सी यू ऑन मंडे।